हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव शर्मा। वेलकम टू केल्विन। आज हम लोग लाइफ प्रोसेस को पूरे वन शॉट में हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे। और अगर आपको ये चैप्टर पूरा एक इन लिमिटेड आवर्स के अंदर देखना है या लिमिटेड मिनट्स में देखना है तो आप इसको वीडियो को आखिरी तक देखें और स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक की अपनी चेन बनाते चलें इस इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस के टॉपिक्स के बारे में। वन शॉट, और वन शॉट जो है हमारा किसके ऊपर है? अनदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपकी क्लास 10th साइंस बायोलॉजी की यूनिट से, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। चलिए देखते हैं। हे टेंथिस, वेलकम टू केल्विन। दिस इज गौरव शर्मा और आज हम लोग लेके आए हैं इसमें रफ्तार सीरीज में वन शॉट। और वन शॉट जो है हमारा किसके ऊपर है? अनदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपकी क्लास 10th साइंस बायोलॉजी की यूनिट से, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। चलिए देखते हैं कि इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम जल्दी से, कितनी जल्दी क्विक रिवीजन या वन शॉट में हम इसको कैसे कंप्लीट करते हैं, देखते हैं हम इस चैप्टर में। राइट, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें लाइफ प्रोसेस के बारे में। देखिए, नाम से ही शुरुआत करते हैं कि क्या होता है लाइफ प्रोसेस का मतलब। जितने भी आपकी बॉडी में जो प्रोसेसिंग चल रही है, मैं उससे पहले अगर बात करूं कि एक लिविंग और नॉन लिविंग की बॉडी में क्या डिफरेंसेस होते हैं। राइट, तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए, या मैं कहूं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए या अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए उसकी बॉडी बहुत सारी फंक्शनिंग करती है, जिसको आप नाम देते हैं कि उसकी फिजियोलॉजी। राइट, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो कुछ लाइफ प्रोसेसेस यानी कुछ फंक्शनिंग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि लाइक ग्रोथ का होना, और या मैं कहूँ उसकी बॉडी में ग्रोथ होना, एक्सक्रीशन होना, रेस्पिरेशन होना, सर्कुलेशन होना, रिप्रोडक्शन होना, ये सभी उसके लाइफ स्पैन के, उसकी बॉडी के या उसकी बॉडी को मेंटेन करके रखने के लिए ये उसके पार्ट्स हैं। तो सिंपली मैं कहूँ कि लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है यहाँ पे? लाइफ प्रोसेस का मतलब है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद को अलाइव रखने के लिए कितने सारे फंक्शनिंग करता है। राइट, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, which together keep the living organism alive and perform the job of body maintenance. Job of body maintenance का क्या मतलब है यहाँ पे? Job of body maintenance का मतलब है कि ये जो जितने भी फंक्शनिंग चल रही है बॉडी में, चाहे एक्सक्रीशन हो, रेस्पिरेशन हो, सर्कुलेशन हो, ये सभी जो है, ये सभी फंक्शनिंग जो है कैसे हो रही है? ये आपस में मिलकर हो रही है। They are keep together, all the processes they are which together keep the living organism alive. ये सभी मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे रख रहे हैं? जिंदा रखने में, अलाइव रखने में मदद करते हैं। इसका मतलब मैं ये कहूं कि अगर कोई भी फंक्शनिंग इसमें स्टॉप होती है, लाइक डाइजेशन में अगर कोई गड़बड़ी आती है, या फिर मैं कहूं कि एक्सक्रीशन, या फिर मैं कहूं कि किसी अदर सर्कुलेटरी सिस्टम में या इस तरह की प्रोसेस में, या सर्कुलेशन की प्रोसेस में या एक्सक्रीशन की प्रोसेस में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो इसका मतलब उसका एडवर्स इफेक्ट किसी बाकी के अदर सिस्टम या बाकी के अदर जो बॉडी की फंक्शनिंग है, या मैं कहूं कि बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, उसके ऊपर इफेक्ट जरूर उसका पड़ेगा। इसीलिए कि ये जितने सारे फंक्शनिंग जो एक साथ चल रही है, ये सारी फंक्शनिंग एक साथ होकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने में मदद कर रही है। राइट, और उसकी बॉडी के लिए क्या कर रही है? मेंटेनेंस जॉब का काम करती है। इसलिए यहां पे जो वर्ड आया वो क्या आया? परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस। सो सिंपली लाइफ प्रोसेस का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? लाइफ प्रोसेस का मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ लाइफ प्रोसेस का? कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखने के लिए उसकी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो एक जॉब करती है। ये एक जॉब को मेंटेन कर रही है अपनी, जो कंटिन्यूअसली चल रही है। राइट, सो दिस इज अ लाइफ प्रोसेस। साधारण शब्दों में ये उसका मतलब हुआ। अब लाइफ प्रोसेसेस में देखिए क्या क्या हुआ। ग्रोथ हो गई बॉडी की, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। देखिए, ग्रोथ को बहुत अच्छे से मैंने डिफाइन किया है। कहां पर ग्रोथ को डिफाइन किया है? अपने उस लाइव लेक्चर के अंदर, कि किस तरह से ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आता। प्रॉपर्टी है, लेकिन ये एक लिविंग को डिफाइन करने वाली प्रॉपर्टी नहीं होती ग्रोथ। लेकिन डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सभी जो हैं दे आर डूइंग वर्क साइमल्टेनियसली और दे आर डूइंग वर्क टुगेदर। ये सारे एक साथ फंक्शन करते हैं और एक लिविंग को लिविंग बनाए रखने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट यहां पे जो हम बात करते हैं किसकी? न्यूट्रिशन के बारे में। अब न्यूट्रिशन आप पढ़ते हैं,
हम सभी को एनर्जी के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो पूरी जो प्रोसेसिंग होती है हमारी, तो ये होल प्रोसेस जो होती है हमारी, इस होल प्रोसेस जिससे एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है, अब वो चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, तो वो जिस तरह से अपना फूड ऑब्टेन करता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन प्लांट्स में और न्यूट्रिशन एनिमल्स में। प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए हम उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटो का मतलब होता है, यहां अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ, जबकि ट्रॉफिक जो वर्ड निकला है ट्रॉफस, इसको बोलते हैं हम न्यूट्रिशन, दैट इज रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन। इसी तरह से जो हेटेरो वर्ड्स है, हेटेरो का मतलब होता है कि डिपेंडेंट ऑन अदर्स। क्या मतलब होता है इसका? डिपेंडेंट ऑन अदर्स, तो दूसरों पर निर्भर होने वाले। और ट्रॉफस का मतलब न्यूट्रिशन। सो यानी जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स एंड ऑटोट्रॉफ्स विच आर सेल्फ मेड, राइट? बहुत सिंपल है, जानते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स हो गए, इसमें न्यूट्रिशन हो गए। इसके अलावा ऑटोट्रॉफ्स में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी आते हैं, या मैं कहूं कि कुछ प्रोकैरियोट्स आते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। यस, बैक्टीरियाज भी ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं नेचर में, लेकिन अभी हमें यहां पर उसको डिस्कस नहीं करना। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। तो ध्यान रखिएगा, न्यूट्रिशन दो टाइप से हो गए यहाँ पे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आगे देखते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में। तो यहां दो टाइप से बात की, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। जानते हैं डेफिनेशन। काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक CO2, वाटर एक्सेट्रा आर यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो जो कि ग्रीन प्लांट्स के द्वारा होती है, जानते हैं। बाकी हेटेरोट्रॉफिक दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर, लाइक द फंगस हो गए, एनिमल्स हो गए, ये अपने फूड के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जानते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को सबसे पहले, जिसमें हम लोग बात करते हैं एक इसेंशियल, जब आप छोटे थे तब से इस प्रोसेस को पढ़ते आ रहे हैं, जिसको आप बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि ग्रीन प्लांट्स। सिंपली ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सीधा माइंड में क्या स्ट्राइक करेगा? आपके ग्रीन प्लांट्स। और या फिर दूसरा जो मैंने एग्जांपल आपको बताया यहाँ पे कि जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। सो ऑटोट्रॉफिक सिंपली क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल को और कन्वर्ट कर रहे हैं उसको कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल के अंदर, जिसको हम उसको कार्बोहाइड्रेट का नाम देते हैं। ग्रीन प्लांट्स को यूज किया, तो अभी हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स होते हैं जो इस प्रोसेसिंग के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। Autotrophic nutrition is the process by which autotrophs takes in CO2 and H2O and convert this into carbohydrates in the presence of chlorophyll and sunlight. It's called the photosynthesis. तो यहाँ जितने भी ये जो इन्होंने सब जो reactant लिए, like the H2O, like the CO2 and the sunlight और chlorophyll भी, एक होता है क्लोरोफिल भी, ये सभी जो है यहाँ पे रॉ मटेरियल का रोल प्ले करते हैं। यानी कि इस प्रोसेसिंग के लिए इन रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट जरूर होती है, जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है ग्रीन प्लांट्स के अंदर। तो इक्वेशन जो आप जानते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट इक्वेशन, और आप बहुत छोटी क्लास से यार ये इक्वेशन पढ़ते आ रहे हैं, तो ज्यादा हम इस पे वक्त जाया नहीं करते। 6CO2, 12H2O और यहाँ पे क्या निकला? H2O। जानते हैं ना कि जो वाटर रिलीज होता है या फिर ये जो ऑक्सीजन निकलता है, ये जो ऑक्सीजन निकलती है एक्चुअली ये कहां से निकलती है? ये H2O से निकलती है। जब इस H2O का ब्रेकडाउन होता है वाटर मॉलिक्यूल का, तभी ये जो ऑक्सीजन है ये रिलीज होती है। ठीक है, चलें आगे। बहुत छोटी सी रिएक्शन है, बहुत छोटी क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, और ये जो प्रोसेसिंग है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर हमें देखने को मिलती है। मैं बात कर रहा था रॉ मटेरियल्स के बारे में कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं बच्चों जो इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर। तो वो है सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट एब्जॉर्ब जो होती है वो किसके थ्रू होती है? क्लोरोफिल के थ्रू, जो कि एक पिगमेंट होता है जो कि प्लास्टिड्स में यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर लीफ में प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है स्टोमेटा से, लीव्स के अंदर जो पॉर्स होते हैं अभी पढ़ेंगे उनके बारे में, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट थ्रू द स्टोमेटा ऑन लीफ, जानते हैं। सो वाटर जो है डिसॉल्व मिनरल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा एंड टेकन अप बाय द रूट्स ऑफ द सॉइल। पानी रूट्स में डालते हैं तो वहां से वो एब्जॉर्ब किया जाता है। पढ़ेंगे इस प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन के टॉपिक के अंदर डिटेल में। तो यहाँ ये रॉ मटेरियल्स अपना इस तरह से रोल प्ले करते हैं। तो सवाल अगर ये आता है कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में, तो आप इन चारों का नाम लिख सकते हैं।
चलिए चलते हैं आगे कि क्या हुआ। दूसरा आता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन सी है, जानते हैं ना कि ग्रीन प्लांट्स में जो लीफ होती है ज़्यादातर जो प्रोसेसिंग होती है वो यहीं पे होती है, राइट। ज़्यादातर जो प्रोसेसिंग होती है वो इसी पार्ट पे होती है। सो क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन सी हो गई हमारी, क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ। और ये क्या कंटेन करते हैं, क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, जो कि इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। देखिए बच्चों, हम यहां थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि ये एक वन शॉट वीडियो है, हमें रैपिड रिवीजन करना है इस चैप्टर की। अगर आप इस पूरे लेक्चर को डिटेल्ड देखना चाहते हैं तो आप हमारे लेक्चर्स को जाके जो हम लाइव शूट कर चुके हैं, दे आर ऑलरेडी रिकॉर्डेड, तो आप वहां जाके अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो वहां जाके आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब दिस इज इंपॉर्टेंट, मैंने तब भी बताया था और मैं अब भी बता रहा हूं कि ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। कई बार सवाल आ चुका है कि मेन इवेंट्स कौन से होते हैं फोटोसिंथेसिस के जो वहां अपना रोल प्ले करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्या करते हैं क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल इस ग्रीन लीफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट्स। क्या होते हैं ये पिगमेंट्स होते हैं। कौन से होते हैं, क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होते हैं, इस लीफ पे। ये क्या करते हैं, सनलाइट को, सन की एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा ये क्या करते हैं, ये कन्वर्जन करते हैं लाइट एनर्जी का किसमें, केमिकल एनर्जी के अंदर। एंड स्प्लिटिंग या ब्रेक डाउन करना, ब्रेक डाउन करते हैं वाटर को इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जैसा कि मैं आपको प्रीवियस फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में बता रहा था और जो कि आप पढ़ते भी आए हैं छोटी क्लास से, राइट। कि जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ये ग्रीन प्लांट्स, वो एक्चुअली कहां से करते हैं, वो स्प्लिट करते हैं या मैं कहूं कि ब्रेक डाउन करते हैं वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। ये प्रोसेसिंग आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, जब आप फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 को समझेंगे तो वहां आप और बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि किस तरह से कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके एक बारी में निकाले जाते हैं। तो वो डिटेल स्टडी हम करते हैं किसमें, हायर क्लासेस के अंदर, कि किस तरह से ये रिलीज होता है। तो दो इवेंट्स हो गए यहाँ पे, ये इवेंट 1 हो गया, ये इवेंट 2 हो गया। तीसरा जो है वो क्या कर रहा है, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। यहाँ कार्बोहाइड्रेट बनाना, एक शुगर बनाना, शुगर की फॉर्म। तो कहां से बन रहा है, रिडक्शन होना कार्बन डाइऑक्साइड का। देखिए यहां पर भी कार्बन प्रेजेंट होती है और यहां पर भी कार्बन जो है वो यूज कर रहा है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है CO2 का, किसमें, कार्बोहाइड्रेट के अंदर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और जब भी पूछा गया है ये कम से कम 3 नंबर में तो पूछा जा चुका है, और अगर वेरी शॉर्ट में आएगा तो इसके 2 पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, एज इट इज NCERT के पॉइंट हैं ये, जिस पर हमें इन 3 बातों का ध्यान रखना है कि जो मेन इवेंट्स हो रहे हैं फोटोसिंथेसिस में वो क्या है, राइट। स्टोमेटा के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये प्रेजेंट है, राइट। ये एक डायग्राम दिया गया है हमें, और जहां पर ये छोटे छोटे स्टोमेटल पॉड्स जो हैं देखने को मिलते हैं। मेजरली अगर मैं फंक्शन की बात करूं इसके, तो ये टाइनी पॉड्स जो प्रेजेंट होते हैं सरफेस ऑन द लीव्स पे, स्टोमेटा, तो ये क्या करते हैं, ये गैसियस एक्सचेंज में अपना रोल प्ले करते हैं। यानी कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो एक्सचेंज होता है वो सारा इन पॉड्स के थ्रू होता है, राइट। इन पॉड्स में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम गार्ड सेल्स का नाम देते हैं। अब ये गार्ड सेल्स में भी आपको इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग इसकी देखने को मिलती है। ये डिपेंड करता है कि प्लांट को नीड किस तरह की है, राइट। ये डिपेंड करती है इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग कि प्लांट को नीड किस तरह की है। जब उसको रिक्वायरमेंट होती है किसी प्रोडक्ट की या किसी भी या मैं कहूँ कि गैस की, तो या फिर इसको रिलीज करना होता है वाटर को बाहर, तो ऐसी कंडीशन में ये ओपन होती हैं। जब इसको वाटर को बाहर रिलीज नहीं करना होता या फिर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस नहीं करनी होती या फिर इसको अपने फूड को मैन्युफैक्चर करने के लिए गैसेस की ज़रूरत नहीं होती, या मैं कहूँ कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए इसको गैसेस की नीड नहीं होती, तो ऐसे में ये क्लोज रहती है। और जब इसको किसी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है तो ऐसे में ओपन होती है। सिंपल सी बात है कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उस टाइम पे, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अगर आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको ले लेंगे, और जब आपको, या मैं कहूं कि अगर आपको किसी को बुलाना है तो आप उसको बुला लेंगे, और जब आप उसको नहीं बुलाना तो आप उसको मना कर देंगे। सिंपली यही होता है गार्ड सेल्स के साथ भी। ये गार्ड सेल्स जो है आपको कैसी शेप की देखने को मिलती हैं, ये बीन शेप देखने को मिलती है, राजमा की तरह, राइट। अब सवाल ये कि क्या सिर्फ बीन शेप ही देखने को मिलते हैं, नहीं,
गार्ड सेल्स की और भी अलग टाइप की शेप्स हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि मैं ग्रासेस की बात करूं तो वहां पर हमें ये डंबल शेप भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज पॉइंट। सो लॉसेस, तो पहला फंक्शन क्या हो गया स्टोमेटा का? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट। दूसरा कि लॉसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस का मतलब ये होता है कि पानी को लॉस करना, तो ये ऐसे में उसको लॉस करने में अपना रोल प्ले करती हैं, यानी कि जितने अमाउंट में पानी की जरूरत है उतना इसने कंज्यूम कर लिया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जब इसको रिक्वायरमेंट नहीं हुई तो ऐसे में बाकी का इसने उसको लॉस कर दिया। और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये सिर्फ 2 से 5% पानी जो है वो यूज करती है, यानी कि बाकी का जो बचा लगभग 95% पानी जो होता है वो इस ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस में निकल जाता है। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं, ये तो बात रही ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, तो जिसमें ग्रीन प्लांट्स या फिर कई बैक्टीरिया जो अपना भोजन खुद बनाते हैं या अपने फूड को खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर आती है बात हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। हेटेरो का मतलब दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर, जिसमें एक बात करते हैं हम होलोजोइक की। देखिए बच्चों, होलोजोइक का मतलब क्या होता है? होलोजोइक का मतलब होता है कंप्लीट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या मतलब होता है इसका? कंप्लीट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जब भी कंप्लीट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा तो इसके अंदर कई स्टेप्स होते हैं, इसके अंदर कई स्टेप्स होते हैं। अब ये स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? मैं पहले स्टेप की बात करूं तो होता है एक इंजेशन, इसको बोलते हैं इंजेशन, राइट। इंजेशन का मतलब होता है फूड को इनटेक करना। दूसरे की मैं बात करूं तो वो होता है डाइजेशन, दूसरे को बोलते हैं डाइजेशन। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो तीसरा पॉइंट होता है यहां पे हमारा एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसको? एब्जॉर्प्शन, राइट। तो डाइजेशन का मतलब कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक डाउन करना, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक डाउन करना। इंजेशन का मतलब होता है साधारण शब्दों में इनटेक करना, माउथ के अंदर जैसे हम रखते हैं तो माउथ के अंदर फूड को रखना। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जितने भी उसके अंदर से एसेंशियल सब्सटेंसेस हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेना। नंबर 4 पे आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि जितने भी इसके अंदर जो एसेंशियल सब्सटेंसेस हैं वो सारे जो हैं आपके टिश्यूज या मैं कहूं कि सेल्स तक उनका पहुंचना। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड के माध्यम से, ब्लड के मीडियम से ये जितने भी जो एसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं, जो यहाँ से कार्ब्स निकले, प्रोटीन्स निकले या फैट्स निकले, वो सभी जो है एसिमिलेशन यानी ब्लड के माध्यम के थ्रू सारे टिश्यूज या सेल्स तक पहुंच जाते हैं। नंबर 5 पे रखते हैं कि जो वेस्ट हमारा बनता है उसको रिमूव करना, इसको बोलते हैं इजेशन। इसे क्या बोलते हैं? इजेशन। तो ये कंप्लीट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसको हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। सो एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी लाइक द एनिमल्स लाइक अस, लाइक द अमीबा ऑल्सो। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक द अमीबा उनकी बॉडी में भी देखने को मिलता है, जिसमें ये सारे स्टेप्स जो है वो कंप्लीट होते हैं, इसलिए हम इसे एक कंप्लीट मोड ऑफ न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। तो होलोजोइक मींस कंप्लीट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं सेप्रोफाइट। देखिए सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या फिर सेप्रोफाइट्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कौन होते हैं? जो डेड रिमेन ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, राइट। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई शेर है, उसकी डेथ हो गई है, या फिर यहाँ कोई ऑर्गेनिज्म है वो मर गया है, क्या होगा? उसके ऊपर फंगस आनी स्टार्ट हो जाएगी, उसके ऊपर बैक्टीरियाज आने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो सड़े गले पदार्थों को या सड़े गले चीजों को अपना भोजन बनाते हैं। वल्चर्स भी आपने देखे होंगे, वो भी कुछ इसी तरह के उसमें फूड को लेना पसंद करते हैं। कई बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं, कई फंगस ऐसे होते हैं जो इन सड़े गले पदार्थों को या जो मर जाते हैं ऑर्गेनिज्म उनको अपना फूड बनाते हैं, उनको हम सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। और इस तरह के न्यूट्रिशन को हम सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। आगे चले तो पैरासाइटिक। अब देखिए पैरासाइट्स कौन होते हैं? पैरासाइट्स वो होते हैं जिनको होस्ट और या मैं कहूं कि उनको एक शेल्टर चाहिए, होस्ट ना कह के मैं इसको कह सकता हूं कि पैरासाइट्स वो होते हैं जिनको क्या चाहिए? जिनको चाहिए शेल्टर, और शेल्टर के साथ उन्हें चाहिए फूड। तो इनको दो चीजें चाहिए, शेल्टर और फूड, राइट। पैरासाइट्स को क्या चाहिए? शेल्टर और फूड। शेल्टर मतलब आवास, रहने के लिए जगह, फूड मतलब भोजन, खाना। तो या क्या होते हैं ये 2 टाइप से होते हैं। एक होते हैं एक्सोपैरासाइट और दूसरे होते हैं एंडोपैरासाइट। यानी एक्सोपैरासाइट वो जो अपना खाना और रहने का इंतजाम बॉडी के बाहर करते हैं, किसी अदर ऑर्गेनिज्म की, खुद की नहीं,
किसी अदर ऑर्गेनिज्म की। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि इनको ये जो शेल्टर और ये जो फूड चाहिए ये होस्ट से चाहिए। अब ये होस्ट कोई भी हो सकता है, बिल्कुल हम भी हो सकते हैं। जैसे लिसिस बालों में हो जाती हैं, जिनको साधारण शब्दों में जुए कहते हैं। लिसिस जो होती हैं वो क्या रहती हैं, वो आपके हेयर्स में रहती हैं, बालों में रहती हैं, राइट। तो शेल्टर क्या हो गया, आपके हेयर्स, बॉडी के बाहर। और ये क्या करती हैं, आपका ब्लड सक करती हैं, राइट। तो इसलिए हम इनको एक्सोपैरासाइट की श्रेणी में रखते हैं। आपने देखा होगा एनिमल्स की बॉडी में, जो आपके आसपास या गली मोहल्ले में कहीं डॉग्स होते हैं या अदर एनिमल्स होते हैं, काउस होती हैं, बफालोज होते हैं, उनकी बॉडी पे रेड कलर के कुछ टिक्स टाइप हो जाते हैं, है ना। तो वो उनकी बॉडी में बाहर रहते हैं, तो दे आर कॉल्ड एक्सोपैरासाइट्स। इनको क्या नाम देते हैं, एक्सोपैरासाइट। तो उनको शेल्टर मिल गया यहाँ पे, जैसे हमारी बॉडी में इनको मिल गया हेयर्स और ब्लड सक करती हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सोपैरासाइट। फूड हो गया उनका ब्लड, राइट। सो पैरासाइट्स लिव इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। इनसाइड मतलब एंडोपैरासाइट, आउटसाइड मतलब एक्सोपैरासाइट। होस्ट चाहिए एंड ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, और न्यूट्रिशन जो अपना उन्हीं से लेती हैं। इसी तरह से एंडोपैरासाइट जो होते हैं, लाइक कई जो वर्म्स होते हैं, है ना, टिप वर्म्स हो गए जैसे, तो वो क्या करते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर जाके अपना जो शेल्टर है वो बना लेते हैं। और क्या करते हैं, वो जो आप खाते हैं या जो फूड आप खाते हैं वो उसी को अपना इंटेक करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो जैसे आपने सुना होगा कि कई बार बच्चों को बोला जाता है कि भाई इसके पेट में तो कीड़े हैं। तो वो कीड़े का क्या मतलब है यहाँ पे, कि भाई ये बच्चा तो है बहुत खाना खाता है, तो बहुत खाना खाता है, इसके पेट में कीड़े हैं। तो वो क्या मतलब है वहाँ पे, कि उसकी बॉडी में हो सकता है कि उसके इंटेस्टाइन में एंडोपैरासाइट्स हो, या उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कहीं स्टमक या इंटेस्टाइन में उसके एंडोपैरासाइट्स प्रेजेंट हैं। तो वो जो न्यूट्रिशन खाता है वो जल्दी से उसको लेने लग जाता है, तो उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, बार बार वो इंटेक करता है। तो दे आर कॉल्ड एंडोपैरासाइट, जो बॉडी के अंदर रहते हैं। जैसे वॉर्म्स की मैंने बात की, तो और भी प्लांट्स भी होते हैं कई, जैसे कसकटा इसका एग्जाम्पल है, टिक्स जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया, लीच मैंने एग्जाम्पल बताया। तो दे आर कम्स इन द श्रेणी ऑफ पैरासाइट्स, वो पैरासाइट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। आगे चलते हैं। सो सवाल यहाँ पे ये आता है, तो ये था आपका टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हम दो बात करते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आता है इसमें हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, किस तरह से ऑर्गेनिज्म, यहाँ सभी ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, यूनिसेल्युलर भी और मल्टीसेल्युलर भी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि सिंगल सेलुलर या सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में फूड को किस तरह से इंटेक करते हैं। यहाँ जो बेस्ट एग्जांपल दिया गया है आपकी एनसीईआरटी में, एक अमीबा का डायग्राम दिया गया है, राइट। तो मैंने अभी आपको बताया कि अमीबा के अंदर किस तरह का न्यूट्रिशन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो इस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 5 स्टेप होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताए थे, राइट। तो 5 स्टेप अमीबा की बॉडी में किस तरह से देखने को मिलते हैं। यहाँ एक स्टेप जो है वो थोड़ा सा कम है, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, जो कि हमने वहां से लिया है। तो आप एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से पढ़ें। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, ये एक फूड पार्टिकल है अमीबा की बॉडी में। यहाँ इसकी बॉडी में ये फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ फूड वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ये फूड वैक्यूल का काम क्या है, ये इसकी बॉडी का न्यूक्लियस हो गया। तो क्या हो रहा है इसकी बॉडी में, जैसे फूड बाहर है, तो ये कोई फूड पार्टिकल, अब इसके पास हाथ पैर नहीं है जिससे कि फूड को ले सके, तो ये क्या करता है, एक नकली हाथ पैर बनाता है, जिसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या मतलब होता है स्यूडोपोडिया का, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, राइट, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, एंड पोडिया मतलब होता है, पोडिया का क्या मतलब होता है, फीट। तो ये फॉल्स फीट बनाता है, राइट। और फॉल्स फीट पे क्या करता है, यहां ये एंगल्फ कर लेता है इस फूड को। तो इस फिगर में मैं कह सकता हूं कि ये क्या कर रहा है, ये एंगल्फ कर रहा है, एंगल्फिंग फूड, क्या कर रहा है, एंगल्फिंग फूड, फूड को एंगल्फ कर रहा है, राइट। तो ये सारी जो प्रोसेसिंग हो रही है, देखिए स्यूडोपोडिया यानी कि एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंशन किया इसने अपनी, और उसे क्या किया, फूड को कैप्चर कर लिया। फूड को लिया, जैसे ही फूड को लिया तो इसके ऊपर बॉडी के अंदर चला गया। तो जो फूड वैक्यूल्स के बारे में बात कर रहा हूं कि बॉडी में प्रेजेंट है, ये इसको लेना स्टार्ट कर देंगे, इसके ऊपर प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर देंगे, इसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहां जैसे ही फूड इसकी बॉडी के अंदर गया तो वो इंजेक्शन हुआ, जैसे फूड पार्टिकल्स ने उसको ऊपर प्रोसेसिंग स्टार्ट, फूड वैक्यूल्स ने उसके ऊपर प्रोसेसिंग स्टार्ट की, तो वो डाइजेशन की प्रोसेस हुई, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में ब्रेक डाउन हुआ। अब ऐसे में क्या होगा, एसिमिलेशन की प्रोसेस होगी। एसिमिलेशन की प्रोसेस में क्या होगा कि जो अमीबा ने, आप इसको बना सकते हैं, तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया। तो जैसे ही इसके, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो फूड इसकी बॉडी के अंदर एंटर किया, तो जैसे मान लीजिए कि ये फूड है, तो जैसे ही फूड इसकी बॉडी के अंदर एंटर किया, तो इसकी बॉडी में जो फूड वैक्यूल्स थे,
इसकी बॉडी में जो फूड वैक्यूल्स थे, उस फूड वैक्यूल ने क्या किया कि इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, है ना जी, इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे इसने अटैक करना स्टार्ट किया तो ये जो फूड वैक्यूल्स होंगे ये क्या होंगे, ये जो फूड वैक्यूल्स होंगे ये यहाँ पे इसकी अमीबा की बॉडी के अंदर क्या होंगे, फैल जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। तो जैसे ही फैले इसका मतलब कि इसके जो डाइजेशन की प्रोसेस थी, यहाँ पे डाइजेशन की प्रोसेस हुई, तो डाइजेशन की प्रोसेस के बाद इसमें से इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस निकले, यानी कि एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होगा कि सारी बॉडी में फूड जो है वो फैट जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि जो अमीबा का साइज होगा वो ग्रो करने लगेगा। क्या करने लगेगा, ग्रो करने लगेगा। आप इसको ग्रो करता हुआ दिखाएंगे, आप इन स्टेप्स के अलावा आप इनको ग्रो करता हुआ दिखाएं अमीबा को, तो उसको एक बड़ा सा साइज बनाएं थोड़ा सा। सो जैसे इसने ग्रो किया तो यानी कि वो सारी जो इसके जो सेल थी पूरी बॉडी में, इसके जो न्यूट्रिएंट थे वो फैल गए। तो न्यूट्रिएंट जैसे फैले, अब क्या होगा, लास्ट स्टेप नंबर 5 जिसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, इजेशन, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ये आपको 5 स्टेप इसके याद रखने हैं। एक होता है इंजेशन, यानी फूड को इंजेस्ट करना, फिर डाइजेशन की प्रोसेस, जैसे फूड वैक्यूल्स इस पर अटैक करेंगे, उसके बाद इसमें एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस, आप उसमें दिखाएंगे कि फूड पार्टिकल जो है वो सारे जो है वो फैल जाएंगे, और फैलने के बाद आप क्या दिखाएंगे, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में आप क्या दिखाएंगे, इसी के बाद आप एक नेक्स्ट स्टेप दिखाएंगे जिसमें आप अमीबा को ग्रो करता हुआ दिखाएंगे। कैसा दिखाएंगे, अमीबा ग्रो करेगा, राइट। और उसके बाद लास्ट स्टेप में आप क्या दिखाएंगे, नंबर 5 में अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर करता हुआ दिखाएंगे, कि जितने भी जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या हो रहे हैं, बॉडी से बाहर आ रहे हैं। तो इस तरह से एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ये जो प्रोसेसिंग है वो पूरी कंप्लीट होती है। एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे, जो डिफ्यूजन वर्ड लिखा गया है कि डाइजेशन ऑफ फूड इनटू द वैक्यूल इज बाय द सिंपल सब्सटेंस इन साइटोप्लाज्म, दिस इज द डिफ्यूजन प्रोसेस। अनडाइजेस्टेड फूड क्या होगा, मूव टू द सरफेस आउट ऑफ द सेल एंड इज थ्रोन आउट। इस तरह से ये जो प्रोसेसिंग है 5 स्टेप में पूरी होती है, ठीक है। आप चाहें तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं, और आप चाहें तो 1-2 फिगर और ऐड करके इसको प्रॉपर 5 स्टेप्स के अंदर दिखा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं पैरामीशियम की। देखिए पैरामीशियम की बॉडी में बहुत ही सिंपली तरीके से ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है। इसकी बॉडी में बहुत सारे, देखा होगा ना आपने, ये चप्पल जैसा एक ऑर्गेनिज्म होता है, राइट, एक नॉर्मल से स्लीपर जैसा जिसको पैरामीशियम बोलते हैं। तो इसकी पैरामीशियम की बॉडी के बाहर बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, दैट आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है पैरामीशियम में लगभग 2 से 2,500 जो सीलिया होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये फूड को इंटेक करने में हेल्प करते हैं कि स्पेसिफिक स्पॉट से पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से इसकी बॉडी में ये प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट होती है। हमें बहुत ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना, सवाल इस पे कम आते हैं। सवाल जो है बच्चों वो अमीबा पे अगर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में पूछा जाता है तो वहां से ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, राइट। चलें आगे। तो आगे इसमें हम देखते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में हम क्या देखते हैं, वही जो मैंने अभी आपको 5 चीजें बताई, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ये तो बात है किसकी, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की। अब जो हम बात करेंगे ह्यूमन के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर में हम जो बात करते हैं, हम बात करते हैं ह्यूमंस के ऊपर, यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो इसलिए अब हम जो मल्टी सेलुलर, ये तो बात रही अभी हमारी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, अब जो हम लोग बात करेंगे, हम बात करेंगे अबाउट मल्टी सेलुलर, हम बात करेंगे अबाउट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम किसकी बात करेंगे, ह्यूमन के बारे में बात करेंगे। तो ये 5 स्टेप किस तरह से ह्यूमन के अंदर उसकी फिजियोलॉजी में, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से कंप्लीट होता है, या मैं कहूं कि वो किस तरह से अपने फूड को इनटेक करता है, उसको डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, एसिमिलेट करता है, एंड देन कैसे वेस्ट को बॉडी से रिमूव करता है, उसको हम समझते हैं किसमें, आगे ह्यूमंस के इस फ्लो चार्ट के थ्रू, ठीक है जी, बात करते हैं आगे। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी हम किसी सिस्टम के बारे में बात करते हैं ना, जब भी हम किसी सिस्टम के बारे में बात करते हैं बॉडी के, तो हमें उसके ऑर्गन्स, उस पूरे ऑर्गन सिस्टम को बनाने वाले ऑर्गन्स कौन कौन से वहां पे अपना रोल प्ले कर रहे हैं, या फिर मैं कहूं कि उस पूरे सिस्टम को बनाने वाले
पार्ट्स कौन कौन से हैं ये हमें पता होना चाहिए, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पूरे सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन ना आके, ध्यान से देख सुनिएगा, पूरे सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन ना आके जो है कुछ पार्ट से, पर्टिकुलर पार्ट से जो है क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें पार्ट्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए। अब देखिए इसमें जो पार्ट्स कंसिस्ट है, तो मैं कहूं कि यहां ये माउथ है, टंग है, इसोफेगस, एंड उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड देन उसमें आती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। इसके अलावा ये जो पार्ट्स हो गए, इनके अलावा एसोसिएटेड होती हैं इसके साथ कुछ ग्लैंड। तो ये होती हैं कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ होती हैं। तो एक तो होती है इसके अंदर ग्लैंड लीवर, राइट, मैं इसके आगे लिख देता हूं लाइक जी ग्लैंड। दूसरा होती है यहाँ पे पैनक्रियास, ठीक है जी, ये भी हो गया जी यानी ग्लैंड। और एक होती है सैलिवरी ग्लैंड, राइट। तो 3 ग्लैंड जो है इसको, इस सिस्टम को वर्क करने में या इसको पूरा चलाने में अपना रोल प्ले करती हैं, ठीक है जी। चलिए, सो इसके अलावा तो ये पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं इस डायग्राम को। सो इसको भी मैं अभी बताऊंगा कि और हम इसको किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। तो यहां हम एक चार्ट की फॉर्म में कि डाइजेशन, जो मैंने आपको स्टेप बताया अभी, कि यहां एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलेगा। जानते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कंप्लीट मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसको हम बोलते हैं। तो हुआ क्या, जैसे ही हमने इनटेक किया, इनटेक मतलब कि यहां जो प्रोसेसिंग हमें देखने को मिलेगी वो कौन सी देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगी हमें इंजेशन की, इसको हम बोलते हैं इंजेशन। पहला स्टेप हो गया, यानी कि इनटेक ऑफ होल फूड। इनटेक ऑफ होल फूड, इनटेक ऑफ होल फूड मींस यहां क्या हो रहा है, इंजेशन की प्रोसेस हो रही है। क्या होगा, माउथ में एंटर किया। अब माउथ में क्या प्रेजेंट है, माउथ में जो आप जानते हैं, जो ये जो चलो आपको नहीं पता लेकिन ये आपको पता है कि टीथ और टंग हमारे माउथ में प्रेजेंट है। टीथ क्या कर रहे हैं, उसको मस्टिकेट करने में, या मैं कहूं उसको ग्राइंड करने में या चबाने में फूड को हेल्प कर रहे हैं। यानी कि आपने जो फूड लिया था, आपने जो फूड लिया वो सपोज आपका ये एक बिग मॉलिक्यूल है। अब यहां क्या होगा, ये बिग मॉलिक्यूल जो है ये एक स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होने में स्टार्ट हो जाएगा। ये एक बिग मॉलिक्यूल आपने जो लिया फूड का, आपने ये बिग मॉलिक्यूल लिया, और ये बिग मॉलिक्यूल जो है ये स्मॉलर पार्ट्स में या स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इंजेशन तो हो गया, उसके अलावा जो डाइजेशन वाला पार्ट है वो यही माउथ के अंदर स्टार्ट हो गया। तो यस वी कैन से दैट कि डाइजेशन जो स्टार्ट होता है हमारी बॉडी में वो कहां स्टार्ट होता है, माउथ में स्टार्ट होता है। कहां स्टार्ट होता है, माउथ में स्टार्ट होता है डाइजेशन, ठीक है जी। सो टंग क्या कर रहा है, टंग रोलिंग करने में, फूड को टेस्ट करने में, और दूसरा इसोफेगस की तरफ मूव करने में हेल्प करता है, यानी उसको पुश करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। अब यहां एक पहली ग्लैंड जो है जिसको हम बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड क्या करेगी, वो सिक्रीट करती है। इसका कंट्रीब्यूशन होता है, 3 ग्लैंड्स होती है सैलिवरी, तो उन तीनों का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं सलाइवा। क्या बोलते हैं, साधारण शब्दों में हम इसे कहते हैं सलाइवा, ठीक है जी। ये हो गया सलाइवा। अब ये क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल को, इस मॉलिक्यूल से ये क्या करेगा, जो कॉम्प्लेक्स शुगर है अब इसको सिंपल शुगर के अंदर ब्रेक डाउन करना हेल्प कर देगा। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। किसकी हेल्प से, एंजाइम की हेल्प से। तो देखिए एंजाइम क्या होता है, पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि एंजाइम किसे कहते हैं हम, राइट। हम देखते हैं यहां पे कि हम एंजाइम किसको बोलते हैं। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, ये तो आपको समझ आया कि सिक्रेट सलाइवा प्लस म्यूकस, जो कि एक कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। तो यहां एक नाम आया सैलिवरी अमाइलेज। क्या नाम आया यहां पे, सैलिवरी अमाइलेज, ये नाम आया यहां पर सैलिवरी अमाइलेज। अब ये सैलिवरी अमाइलेज क्या होता है, ये सैलिवरी अमाइलेज होता है एंजाइम। क्या होता है, एंजाइम। और ये एंजाइम्स क्या होते हैं, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं, हम एंजाइम्स को एज अ बायोकैटलिस्ट का नाम भी देते हैं। हम इन एंजाइम्स को बायोकैटलिस्ट का नाम भी देते हैं। अब क्यों हम इसको बायोकैटलिस्ट बोलते हैं, देखो बायोकैटलिस्ट मतलब, बायो का मतलब होता है कि जो प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रही है, और दूसरा कैटलिस्ट का मतलब कि ये एक कॉम्प्लेक्स, सिंपली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल बनाने में हेल्प कर रहा है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल बनाने के अंदर हेल्प कर रहा है। तो एंजाइम्स, ये एक तरह के एंजाइम्स ही अपना रोल प्ले करते हैं। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन का रेट जो है वो फास्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रेट को फास्ट कर देते हैं। केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं, यानी रैपिडली रिएक्शन को करने में हेल्प करते हैं एंजाइम्स किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, ठीक है जी।
तो यही यहां पे काम किया किसने, सेलेवरी अमाइलेज ने। यही यहां पे काम किया किसने, इस सेलेवरी अमाइलेज ने। इसने क्या किया, जैसे ही फूड आया उसको जो माउथ में उसको दे दिया और ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर दिया। अब दूसरा फूड पहुंचा कहां पे, इसोफेगस के पास। एंड व्हाट इज इसोफेगस, एक लॉन्ग ट्यूब जो हमें देखने को मिलती है और ये कनेक्टेड होती है किसके साथ, इस एक जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर के साथ। अब यहां क्या होता है, जैसे ही फूड यहां पर आता है इस इसोफेगस में, कि सपोज दिस इज अ फूड पाइप, जैसे ही यहां पे आया फूड हमारा, तो आते ही क्या होने लगता है, फूड जैसे आया तो यहां एक मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, तो कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल ऑफ द इसोफेगस। जैसे ही फूड आया वो उसके लिए रास्ता बनाती है। अब यहां से लेके यहां तक फूड कैसे पहुंचेगा, डायरेक्ट हमें नहीं पता, एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। तो यहां ये जो मूवमेंट होती है फूड को स्टमक तक पहुंचाना, ये फूड पार्टिकल को स्टमक तक पहुंचाना, ये इस मूवमेंट को नाम देते हैं पेरिस्टासिस या फिर पेरिस्टाटिक मूवमेंट, कि फूड का फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना टुवर्ड्स द स्टमक। पहुंच गया स्टमक में। अब स्टमक में क्या होगा, यहां प्रेजेंट होंगे कुछ म्यूकस मेम्ब्रेन और यहां कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये सेल्स क्या करती हैं, ये सिक्रीट करती हैं किसको, HCl को, है ना। फिर HCl का अपना रोल, HCl जो जर्म्स होते हैं, अभी बताते हैं, हम तीनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो यहां क्या होगा कि ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो सिक्रीट करती हैं कुछ गैस्ट्रिक जूसेस को, वही मैं बात कर रहा हूं इनके बारे में, कि ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, यहाँ ये जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ये इनको पैप्सिन को, HCl को और तीसरा जो म्यूकस को ये जो है सिक्रेट करने में हेल्प करती हैं। यानी कि ये जो काम होता है तीनों को सिक्रेट करने वाला, ये गैस्ट्रिक जूसेस की हेल्प से होता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन जो है यहाँ से कई बार फ्रेम हुआ है। ये एंजाइम का नाम पूछा जाता है। एंजाइम आपको पता लगा कि जो रेट को, केमिकल रिएक्शन के रेट को, कौन से रेट को, केमिकल रिएक्शन को फास्ट करता है। एंजाइम क्या कर रहा है, केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर रहा है, यहां पे फास्ट कर रहा है, ठीक है। सो क्या हुआ यहां पे, स्टमक से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू यहां गया, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट किया इसने, गैस्ट्रिक ग्लैंड ने। जैसे ही गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट हुआ तो 3 बने, पैप्सिन, HCl और म्यूकस। पैप्सिन क्या करता है, पैप्सिन एक एंजाइम है, एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स, ये सीधा प्रोटीन्स के ऊपर अपना काम करना स्टार्ट करता है। HCl क्या करता है, HCl जो होता है वो एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। उस एसिडिक मीडियम के साथ साथ वो जर्म्स को किल करने में भी हेल्प करता है बॉडी के अंदर, राइट। तो 2 फंक्शन पूछे जाते हैं कई बार, तो एक आप बता सकते हैं कि दैट मेक्स मीडियम एसिडिक, और एसिडिक के बाद आप बता सकते हैं कि ये जर्म्स को भी किल करने में, या किल जर्म्स, ये जर्म्स को भी किल करने में अपना रोल प्ले करता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। म्यूकस जानते हैं कि म्यूकस की एक अलग मेम्ब्रेन होती है अंदर, तो म्यूकस क्या करता है, म्यूकस जो है वो प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। म्यूकस क्या करेगा, प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा इस एसिडिक मीडियम से उस वॉल को पूरी। कई बार आप देखते भी हैं जब आप हैवी फूड लेते हैं तो हैवी फूड लेने पे क्या होता है, एसिडिटी होने लगती है ना। तो चेस्ट में कुछ भारी भारीपन लगता है, एसिडिटी हम यानी वो क्या बोलते हैं उसको, चेस्ट बर्न, उसको हम नाम देते हैं किसका, चेस्ट बर्न का, जो यहाँ पर देखने को हमें मिलता है जब आप ज्यादा हैवी फूड ले लेते हैं, तो ये चीज हमें तब देखने को मिलती है, राइट। अब स्टमक से कुछ टाइम पीरियड के लिए फूड स्टमक में रहता है, फिर आगे मूव करता है किस तरफ, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। अब यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, यहाँ पर जो ग्लैंड्स हमने पढ़ी पीछे, लाइक लीवर पढ़ा, पैनक्रियास पढ़ी, अब उनका जो सिक्रीशन है वो यहाँ पे आना स्टार्ट होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सिंपली जो इंटेस्टिनल एंजाइम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स। अब उसमें से जो निकला, अब इनको आगे फर्दर ब्रेकडाउन करने में हेल्प करते हैं। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में जाते हैं, फैट्स जो है आपके वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर जाते हैं, फर्दर फॉर्म है आगे उसकी, और प्रोटीन जो है वो अपनी अमीनो एसिड्स की चेन बनाते हैं। तो ये प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं कौन, इंटेस्टिनल एंजाइम्स। एंजाइम अभी हमने पीछे पढ़े, आगे हम इसमें देखते हैं कि कैसे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या होगा, जो हम ग्लैंड्स की बात कर रहे थे, एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में। अब इन ग्लैंड्स में हमने 2 चीजें पढ़ी थी, एक था लीवर और दूसरा होता है यहाँ पे पैनक्रियास, जो अपना रोल प्ले करती हैं। तो ये कैसे करेंगी, अब इनका सिक्रीशन आएगा, यहाँ पर इनका सिक्रीशन आएगा इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो इन्होंने रिसीव किया सिक्रेशन को। अब लीवर ने क्या किया, लीवर ने सिक्रेट किया किसको, बाइल जूस को। बाइल इज नॉट एन एंजाइम, सवाल और उसका जवाब कि बाइल एक एंजाइम नहीं है, बाइल सॉल्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंजाइम्स आगे हैं। सो बाइल ने क्या किया, लीवर ने क्या किया, बाइल को रिलीज किया। यहां इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगी। इमल्सिफिकेशन ऑफ
फैट जो है यहाँ पे वो कंप्लीट होगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट जो यहाँ पे कंप्लीट होगा, जिसमें क्या होगा कि जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होंगे वो लार्ज फैट ग्लोब्यूल जो है वो स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर उनका ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब इसके बाद क्या हुआ, यानी लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स ब्रेक डाउन हो गए। अब पैनक्रियाज, यहां से तो निकला हमारे पास क्या आया, बाइल जूस, बिलिरुबिन बिलिवर्डिन, दो होते हैं, बाइल आया। अब यहाँ पे दूसरा क्या, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस कहां से रिलीज हुआ, पैनक्रियाटिक जूस बना पैनक्रियास से। ठीक है, सो पैनक्रियास से बना। अब यहाँ एक होता है ट्रिप्सिन और दूसरा आता है लाइपेज। एंजाइम्स के नाम याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एंजाइम जो आया यहाँ पे ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन ने क्या किया, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट किया और लाइपेज ने फैट्स को आगे लिपिड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्जन चलती चली जा रही है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे जैसे ये निकले जो इसेंशियल सब्सटेंसेस निकले, यहाँ एक पार्ट आएगा जिसको हम बोलते हैं विलाय। विलाय आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। विलाय हेल्प करती हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड, ब्लड के अंदर पहुंचाने पे। तो जैसे ही ब्लड के थ्रू ये पहुंचेगा तो जितने भी जो एसेंशियल सब्सटेंसेस होंगे, वहां एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कंप्लीट हुई, जितने भी जो एसेंशियल सब्सटेंसेस होंगे वो ब्लड के माध्यम से, ब्लड के मीडियम से कहां पहुंच जाएंगे, आपके टिश्यूज या सेल्स तक मैं कहूं पहुंच जाएंगे। ब्लड के मीडियम के थ्रू जितने भी जो एसेंशियल सब्सटेंसेस बने वो कहां पहुंच गए, आपके बॉडी के अंदर पहुंच गए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा पार्ट है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब कि जितने भी जो एसेंशियल सब्सटेंसेस थे वो सेल्स या टिश्यूज तक पहुंच गए। ठीक है, सारे जो है वो एसेंशियल सब्सटेंसेस वहां तक पहुंच गए। ठीक है जी। फिर लार्ज इंटेस्टाइन वेस्ट को रिमूव करने में रोल प्ले करती है, एब्जॉर्ब करती है एक्सेस ऑफ वाटर को, और दूसरा रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारा ऑर्गन सिस्टम आता है वो आता है हमारा रेस्पिरेशन का। राइट, ये हो गया हमारा सिस्टम रेस्पिरेशन का। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व होता है दो प्रोसेसिंग से, जिसको अब एक बोलते हैं ब्रीदिंग और दूसरा बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। राइट, सो ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, नॉर्मल एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि O2 इन और CO2 बाहर, O2 इन CO2 बाहर। दूसरा हम देखते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन होता है हमारा ब्रेक डाउन होना, यानी कि फूड का ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। बनती है ना एटीपी, एटीपी का सिंथेसिस होता है, उसको समझेंगे हम इसमें अभी चार्ट की फॉर्म में कि किस तरह से होता है। सो क्या पॉइंट क्या था, हमें सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब डिफरेंस पता होना चाहिए। कई बच्चों को, कई बार बच्चे नहीं जानते कि दोनों में डिफरेंस क्या है। रेस्पिरेशन का मतलब कई बार बच्चे सिर्फ क्या समझ लेते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग। क्या समझ लेते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग। क्या सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग ही रेस्पिरेशन है, नहीं, दो प्रोसेसिंग हम इसमें बात करेंगे। नंबर एक हमने बात की जिसमें ब्रीदिंग के बारे में, और दूसरा होता है यहाँ पे कौन सा, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट, ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड, ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड। अभी क्या किया था डाइजेशन में, यहां से अभी प्रीवियस उसमें हमने क्या किया था कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक डाउन कर दिया था। अब यहां क्या हो रहा है कि ब्रेक डाउन ऑफ दिस सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। अब यहां से कैसे सेल के अंदर एनर्जी निकले, उस प्रोसेसिंग को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। यहां से यहां तक जो हमने देखा वो हमने क्या पढ़ा था, डाइजेशन की प्रोसेस को हमने समझा था। अब यहां पे हम क्या देखते हैं कि जब इस सिंपल फूड से एनर्जी निकल रही इनसाइड द सेल, दैट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है कई बार इसके ऊपर पूछा गया है। लेकिन इस चार्ट को डिस्कस करने से पहले, आपको एनसीईआरटी में चार्ट मिल जाएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ एक डिफरेंस बताना चाहूंगा किस पे, इस रेस्पिरेशन के टाइप में। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब हो गया एयर, और तो यानी कि ये जो टेक्स प्लेस हो रहा है कहां, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा एनारोबिक मतलब विदाउट एयर, तो विदाउट एयर का मतलब एनएरोबिक, एनएरोबिक, राइट, सो विदाउट एयर यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो प्रोसेसिंग होती है एरोबिक रेस्पिरेशन की, ये कहां होती है, ये सेल के जो साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको आप पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं, तो ये वहां होती है जब इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। वहां पे इससे हम निकालते हैं इस एनर्जी को, राइट। लेकिन ये जो प्रोसेसिंग होती है ये कहां होती है, एनारोबिक, ये होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। कैसे होती है अभी हम उसको समझेंगे। यहां एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट्स निकलते हैं, एंड प्रोडक्ट्स का मतलब एक होता है एंड प्रोडक्ट, एक होता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो एंड प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं, एंड प्रोडक्ट का मतलब है कि CO2 और H2O का रिलीज होना, लास्ट में क्या बने, एंड प्रोडक्ट का मतलब कि लास्ट में जो निकला। हाँ, इसके साथ साथ एनर्जी भी यहां पे रिलीज होती है,
उसको भी हम देखेंगे अभी। और इसमें एंड प्रोडक्ट जो बनते हैं यहाँ पे वो क्या बनते हैं, इथेनॉल या अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है इस एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। यहाँ एयर प्रेजेंट होने की वजह से, ऑक्सीजन होने की वजह से ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और यहाँ लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है इस एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। ठीक है, तो दो टाइप्स होते हैं इसके, एक एरोबिक और दूसरा एनारोबिक। एक जो अकर हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, दूसरा जो होता है वो कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में हमें सेल के देखने को मिलता है। आते हैं हम इस चार्ट के बारे में बात करते हैं। ये चार्ट क्या कहता है, देखिए आपने जो फूड लिया वो किस में बना, एक ग्लूकोज के अंदर बना। किस में बना, ग्लूकोज में बना। ग्लूकोज में बना, ये ग्लूकोज जो है यानी कि C6H12O6, क्या है ये, C6H12O6, ये एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये जो पूरी प्रोसेसिंग हुई यानी कि ये यहां से पायरुविक एसिड बनने तक ये प्रोसेस जो है ये सब में सेम है। अब चाहे वो यूकैरियोट्स हो या फिर वो प्रोकैरियोट्स हो, ये हमें देखने को मिल रहा है कि सभी में जो है पायरुविक एसिड जो है वो बनता है। ठीक है, अब पायरुविक एसिड बनने के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, पायरुविक एसिड कैसा होता है, अब ब्रेकडाउन हो गया, 3 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, सो ब्रेकडाउन हुआ। अब ब्रेकडाउन होने के बाद जैसे अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमने जो बात की थी इसमें कि एक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक इन द प्रेजेंस ऑफ या लैक ऑफ ऑक्सीजन। सो पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी बनी। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे एक कंडीशन जो आप देख रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक आप देख रहे हैं इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, एक आप इसके अंदर देख रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है ये कहां देखने को मिल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। यहां क्या होगा, CO2 जो हम एक्सेल करते हैं, CO2 हम जो एक्सेल करते हैं, एक तो वो रिलीज होगी, CO2 एक्सेल करते हैं, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे, राइट, और कुछ जो है एनर्जी का यहाँ पे जो है प्रोडक्शन होगा। एनर्जी कितनी बनेगी यहाँ पे, ATP बनेगी। तो लगभग एक इस मॉलिक्यूल से लगभग 38 ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इतने मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे इनका प्रोडक्शन होगा। जबकि ये लैक ऑफ मसल वाली कंडीशन अगर मैं बोलूं या फिर कोई लैक ऑफ ऑक्सीजन वाली कंडीशन अगर मैं बोलूं हमारी मसल्स में, तो क्या होगा, यहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ये लैक्टिक एसिड भी एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, राइट। इथेनॉल एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, राइट। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। लैक्टिक एसिड की हम बात करें बच्चों, तो लैक्टिक एसिड के ऊपर क्वेश्चन कैसे यहाँ से फ्रेम किया जाता है कि भाई जब लैक्टिक एसिड मसल्स में बनने लगता है, मान लीजिए कि कोई एथलीट है, अब ये जो है ये एक एथलीट है, ये एथलीट जो है ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, काम करे जा रहा है, कंटिन्यूअसली काम करे जा रहा है, बॉलिंग फास्ट बॉलर है, भागे जा रहा है, बॉलिंग कर रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, मसल्स को जब कई बार रेस्ट चाहिए या फिर वहां जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई, तो ऐसे में क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने पे मसल्स क्या कहेंगे कि भाई रुक जा, मत भाग, ऐसा तो कहेंगे नहीं। तो क्या होगा कि वो एक इंडिकेशन देंगी। वो इंडिकेशन क्या देंगी, वो लैक्टिक एसिड बनाने लगेंगी मसल्स के अंदर। ये इंडिकेशन हमें पता नहीं लगेगा कि मसल में लैक्टिक एसिड बन रहा है, लेकिन हमें क्या पता लगेगा कि जैसे ही लैक्टिक एसिड इसकी बॉडी में बना, जैसे ही लैक्टिक एसिड इसकी बॉडी में बना, तो क्या होगा, वहां पर क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्या होंगे, क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब किसी इस एथलीट की बॉडी में क्रैम्प्स आएंगे तो क्या होगा, ये अपने खेल को रोक देगा या जो भी एक्टिविटी कर रहा है उस टाइम पे वो रुक जाएंगी। तो क्रैम्प क्यों आते हैं, सवाल ये बनता है कि एक एथलीट की बॉडी में क्रैम्प्स क्यों क्रिएट होते हैं। तो क्रैम्प्स क्यों क्रिएट होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ accumulation of lactic acid in the muscle cell। तो लैक्टिक एसिड बनना, लैक्टिक एसिड का accumulate होना मसल सेल्स के अंदर या हमारी मसल्स में या हमारी स्केलेटल मसल्स में, वो क्या क्रिएट करता है, क्रैम्प्स को क्रिएट करता है। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद तीसरी कंडीशन जो आती है, तो एक हुई माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरी हुई लैक ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, तीसरी है यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पर लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ एनर्जी वही ATP बनती है। जैसे मैं कहूँ कि कितने ATP, तो सपोज लाइक 2 ATP जो है यहाँ पे मॉलिक्यूल का बनना होता है। CO2 यहाँ पे भी रिलीज हो रही है। आप ये पढ़ते हैं एनारोबिक कंडीशन, जिसमें आप फर्मेंटेशन की बात करते हैं। सो फर्मेंटेशन कंडीशन जानते हैं आप किसमें, यीस्ट में, बैक्टीरियाज में हमें ज्यादातर देखने को मिलता है। तो ये वही उसी की बात हो रही है, राइट। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन ये, या फिर मैं कहूँ कि ये कंडीशन जो है हम इसको फर्मेंटेशन वाली कंडीशन कह सकते हैं, राइट। तो ये आप कहाँ देखेंगे, लाइक आप यीस्ट में देखेंगे या फिर आप इसको बैक्टीरिया के अंदर देखेंगे, ठीक है जी। ये ध्यान आपको रखना है इसमें। चले आगे। तो ये तो बात रही इस चार्ट के बारे में, ये डिफरेंस रहा इसमें। तीसरा आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पाथवे।
अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैंने पहले ही बताया कि जब भी हम किसी सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ जो एक मेजर पाथवे है, या मैं कहूँ कि हम इसके थ्रू हम पार्ट्स को भी डिस्कस करेंगे कि हमारे ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो हम सबसे पहले पार्ट्स को भी समझते रहेंगे साथ साथ, और इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इसका जो पैसेज होता है एयर का हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे ये नॉस्ट्रिल्स हैं। अब जैसे हमने इनहेल किया यानी कि इनहेल ये कहां से हुआ, नॉस्ट्रिल के थ्रू। अब नॉस्ट्रिल से कहां गए आगे, नेजल पैसेज में। नेजल पैसेज में से अब ये कैसे जा रहा है रास्ता, ये जो रास्ता जा रहा है अंदर कैसे जा रहा है, ये ऐसे जाके यूं नीचे, ऊपर नहीं, ये ऐसे जाके यूं नीचे। तो यहां जाने पे क्या हुआ हमें, यहां जब हम नीचे आए इस नेजल कैविटी से होते हुए हमें क्या मिला, फेरिंक्स। फेरिंक्स के बाद देन हम आता हमारा लैरिंक्स। आप देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू भी हम इसको देखेंगे। फिर आती है ट्रैकिया, राइट। ट्रैकिया पे प्रेजेंट होते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है जी। लैरिंग्स जिसको आप वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसको हम वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, राइट। अब क्या हुआ, ट्रैकिया से क्या हुआ, जैसे आप आगे आए तो ट्रैकिया से क्या हुआ, ये जो पाथवे है पूरा ये कहां खुला, आगे जाके ये खुला हमारे कहां पे, लंग्स के अंदर। तो ब्रोंकियाई हमें देखने को मिलेंगे इसके अंदर, और ब्रोंकियाई का जो नेटवर्क हमें आगे देखने को मिलेगा जो कि क्या बनाएगा, ब्रोंकियोल्स बनाएगा। क्या बनाएगा, ब्रोंकियोल्स बनाएगा, ठीक है जी। क्या बनाएगा आगे जाके, ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स का नेटवर्क क्या बनाएगा, यहां से एक बलून लाइक स्ट्रक्चर को बनाएगा वो, एंड दैट बलून लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं हम इसको, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ये, इसको हम बोलते हैं क्या, एल्वियोलाई। सो एल्वियोलाई का अपना काम होता है, और उसके बाद एल्वियोलाई कनेक्ट होती है किसके साथ, ब्लड कैपिलरीज के साथ। सो दैट इज अ इंपॉर्टेंट पाथवे, रिमेंबर ये एक इंपॉर्टेंट पाथवे है, ठीक है। सो यहां से क्या हुआ, ब्रोंकाई, तो नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, पाथ कैविटी से होते हुए अंदर लैरिंग्स जिसको वॉइस बॉक्स बोला, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद सीधा ये जो पार्ट्स आ गए सारे, यानी ट्रैकिया ये जो ओपन होता है ये कहां ओपन हो रहा है, सीधा लंग्स के अंदर ओपन हो रहा है। लंग्स के अंदर हमें फिर जो ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, और उसके बाद ब्लड कैपिलरीज। यहां से जो है इसके फंक्शनिंग फिर हम आगे समझते हैं कि किस तरह से इस सिस्टम की फंक्शनिंग हमें देखने को मिलती है। अब ये तो हो गया एक पाथवे। देखिए इससे पहले क्या हो रहा है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करती है, इसका फंक्शन पार्ट्स में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये कोलैप्सिंग ना हो, ये एयर कोलैप्सिंग से बचाती है। अगर ऐसे में कोलैप्सिंग होने लगी एयर की तो क्या होगा कि हमारी आवाज जो है वो ठीक से बाहर नहीं आएगी, राइट। वो ठीक से अगर वो कोलैप्स होने लगेगा तो वो आवाज ठीक से हमारी नहीं आएगी। तो दैट प्रिवेंट द कोलैप्सिंग विच हेल्प्स इन द कोलैप्सिंग, ठीक है। अब इसमें देखते हैं एल्वियोलाई। व्हाट इज एल्वियोलाई, तो मेन पार्ट है इसमें, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने बताया आपको कि एल्वियोलाई जो है एक क्या है, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई जो है वो एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस एल्वियोलाई में हमें क्या देखने को मिलता है, हम कहते हैं कि दैट इज द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्या बोलते हैं हम इसको, ये एक प्राइमरी साइट है किसका, प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी यहां से जो है आगे जाके गैसेस जो है कुछ जो है वो ब्लड में मिल जाती है, जैसे ऑक्सीजन है वो जाके यहां से सीधा ब्लड में मिल जाती है, ब्लड कैपिलरीज लिखा है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन जाके सीधा ब्लड में मिल गई ऑक्सीजन, और इसी रास्ते से वापस जो है वो CO2 जो है वो बाहर आ जाती है। ध्यान रखिएगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई को। सवाल पूछा जाता है 1 नंबर का शॉर्ट, 1 नंबर का शॉर्ट 1 मार्क वाला क्वेश्चन बन गया यहां से। तो दैट इज द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी यहीं से O2 अंदर और CO2 बाहर। क्या इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। चलते हैं आगे। अब देखिए यहां मैकेनिज्म किस तरह से अपना रोल प्ले करता है, उस मैकेनिज्म को समझते हैं। तो 2 टाइप से हम इसको देखते हैं, एक होता है हमारा इनहेलेशन, दूसरा होता है हमारा एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब क्या होता है, एक्सहेलेशन इनहेल करना, एक्सहेल करना, साधारण शब्द। तो अब यहां क्या होता है, हम इसको बोलते हैं थोराइसिस कैविटी, दैट इज कॉल्ड आवर थोराइसिस रीजन, दैट इज कॉल्ड आवर थोराइसिस रीजन। थोराइसिस हम थोराइसिस बोलते हैं, या फिर हम इसको दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, हम इसको दूसरा नाम दे सकते हैं चेस्ट कैविटी। हम क्या बोल सकते हैं इसको, हम बोल सकते हैं चेस्ट कैविटी का हम नाम इसको दे सकते हैं, राइट। अब देखिए हो क्या रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म।
इसमें क्या हो रहा है कि ड्यूरिंग इनहेलेशन जो थोराइसिस है या फिर जो चेस्ट कैविटी है वो क्या होती है, एक्सपेंड होती है। सांस अंदर भरा, एक्सपेंड हो गई, सांस अंदर भरा, इनहेलेशन के टाइम पे एक्सपेंड हो गई, बाहर की तरफ आ गई, और जैसे ही हम इसको एक्सेल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर गई। ठीक है, सो ऐसे में हो क्या रहा है, ऐसे में हो क्या रहा है कि आप देखिए कि आपके जो रिब्स हैं, ये तो हुआ एक बात कि भाई एक बात क्या हुई यहाँ पे कि जो कैविटी है, जो थोराइसिस रीजन है वो एक्सपेंड कर गया, और दूसरे पॉइंट पे क्या हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया। अब हुआ क्या यहाँ पे, जो रिब्स हैं, देखिए आपके जितने भी जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जितने भी जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं हमारे, या फिर मैं कहूँ कि ऑर्गन्स को सपोर्ट करने के लिए, एक तरह से उनको प्रोटेक्शन के लिए बोन्स होती है हमारी बॉडी में। तो यहां पर जो है, यहां पर कौन है, वो है रिब्स जो अपना रोल प्ले कर रही है। आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर में ये व्हाइट व्हाइट ये दिख रही हैं, दैट आर द रिब्स। तो रिब्स क्या कर रही है, रिब्स एक तरह से मैं कहूं तो इसको प्रोटेक्शन का भी काम करती है, राइट। इस तरह से हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखती है ये। तो अब जैसे हम इनहेल करते हैं, रिब्स क्या चली जाती है, लिफ्ट ऊपर की तरफ आ जाती है। रिब्स जो है ये कैसी हो जाती है, क्या हो जाती है, यहाँ पे रिब्स कैसी हो रही है, ऊपर हो गई। तो ऐसे में जैसे हमने इनहेल किया तो हम मैकेनिज्म को समझ रहे हैं, तो इस मैकेनिज्म को देखने के लिए हम क्या देख रहे हैं, तो ये रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ आ गई। देखिए तो रिब्स लिफ्ट्स अप हो गई, और यहां पे रिब्स क्या हो गई, मूव डाउन। तो रिब्स डाउनवर्ड एक्सहेलेशन के टाइम पे, और रिब्स अप इनहेलेशन के टाइम पे, अप डाउन अप डाउन, राइट। तो दूसरा देखिए, अब एक और जो यहाँ पे पार्ट आता है उसको हम बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम में नथिंग बट लाइक अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की भाई, जिसमें हवा भर दी और हवा निकाल दी, कुछ इस तरह से। तो डायफ्राम की शेप में क्या चेंज आता है, ये सवाल भी पूछा गया है और ये पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं ऐसी कंडीशन में तो डायफ्राम कैसा हो जाता है, ऐसे में डायफ्राम जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। जब हम इनहेल करते हैं तो ये ऊपर की तरफ आ जाता है, ऊपर आया तो ऐसे में डायफ्राम की शेप कैसे हो जाती है, यहां पर हमें कैसी देखने को मिलती है, फ्लैट शेप देखने को मिलती है इनहेलेशन में। इनहेलेशन में क्या होगा, फ्लैट शेप हमें देखने को मिलेगी, जबकि एक्सहेलेशन के टाइम पे इसकी जब हम डायफ्राम को छोड़ते हैं, नीचे छोड़ते, जब हम एक्सेल करते हैं तो ऐसे में कैसी शेप बना लेता है, आर्क शेप बना लेता है, या फिर हम कैसी बोलते हैं इसको, डोम शेप बना लेता है। तो देखिए आप किस तरह से इसने ये डोम लाइक शेप, या फिर मैं कहूं कि ये आर्क लाइक शेप जो है इसने यहाँ पे बना ली। कुछ इस तरह की शेप डायफ्राम जो है वो बना लेता है। ट्यूब है ना, हवा भरी, हवा छोड़ी, तो कैसे अपनी शेप को कंट्रोल कर रहा है या कैसे अपनी शेप देख रहा है। तो इस तरह की शेप हमें इसकी देखने को मिलती है, कब हमें देखने को मिलती है, एक्सहेलेशन के टाइम पे। तीसरा, चौथा पॉइंट, 1 2 3 डिफरेंस होगा। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑफ लंग इंक्रीजेस एंड एयर एंटर्स दी लंग्स। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ लंग्स मतलब कि उसका जो एरिया है वो बढ़ गया ना, जैसी हवा भरी बढ़ गया, जैसी हवा भरी बढ़ गया, जैसी हवा छोड़ी कम हो गई, एयर की वॉल्यूम भी कम हो गई। सो वॉल्यूम ऑफ लंग डिक्रीजेस एंड एयर एग्जिट फ्रॉम द लंग। सिंपल सा पॉइंट है, 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एक मैकेनिज्म है जो हमें इसमें देखने को मिलता है। तो इनहेलेशन के टाइम पे देखिए कैसे हो रहा है कि ये ट्यूब आई हमारी, और ये ट्यूब आने पे कैसे जो है लंग्स के अंदर जब ये गई, और लंग्स के अंदर जाने पे इन्होंने अपना काम जो है वो स्टार्ट किया। आगे फिर वही स्ट्रक्चर जो मैं बता रहा था आपको, ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, तो वो इस तरह से हम देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। स्पेशल पॉइंट क्या है, यहाँ पे आपको डायफ्राम की शेप का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इतनी सी बात। अब दूसरा हम देखते हैं इसमें कि जो मैं आपको बता रहा था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्वियोलाइज, तो एल्वियोलस एंड ब्लड टिश्यूज के बीच में, तो एयर जो है दैट आर रिच इन O2, तो ब्लड क्या होती है, बाइंड करती है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। जैसे ही आपने जो एल्वियोलाई पॉइंट पढ़ा वहां पे आपने देखा कि वहां ब्लड कैपिलरीज आपने पढ़ी, आपने एल्वियोलाई पढ़ा अभी, और एल्वियोलाई को हमने क्या बोला, हमने कहा कि ये प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। यहां से सीधा जाके ऑक्सीजन जो थी वो कहां मिल गई, ब्लड के अंदर मिल गई। O2 कहां मिल गई, ब्लड में मिल गई। O2 कहां चली गई, ब्लड में। अब ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को रैपिडली बाइंड कराने में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, रैपिडली बाइंडिंग के अंदर हेल्प करता है। कौन, हीमोग्लोबिन हेल्प करता है रैपिड बाइंडिंग में, किसकी, ऑक्सीजन की। सोचो अगर ये रैपिड बाइंडिंग कर रहा है तो इसका मतलब अगर हमारी बॉडी में ये ना हो, हीमोग्लोबिन ना हो, तो क्या होगा, सालों लग जाएंगे, बहुत स्लो प्रोसेस हो जाएगी ऑक्सीजन के पहुंचने की हर एक सेल तक, टिश्यूज तक। लेकिन अभी तो बराबर पहुंचती है, राइट। सो ऐसे में बड़ी चैलेंज फेस करना पड़ेगा बॉडी को, यानी कि और बहुत टाइम लगेगा इसको पहुंचने में हर एक सेल तक या फिर टिश्यूज तक।
राइट। तो आगे जाके मिल जाती है एंड देन बाहर जो है ब्लड वेसल और टिश्यूज तक सारी पहुंच जाती है। CO2 रिलीज होती है ब्लड में, डिजोल्व फॉर्म के अंदर ही मिलती है हमारी बॉडी के अंदर ये, राइट, डिजोल्व इन ब्लड एंड ब्लड वेसल्स रिलीज एंड alveolar sac एंड सेंड थ्रू द नॉस्ट्रिल। तो वही जो पाथवे अभी हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे, बेसिकली हम उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था कि ये रास्ता हो गया ऑक्सीजन जाने का पूरा, ये रास्ता हो गया O2 जाने का, और ये वापस जो हो गया रिवर्स हो गया CO2, इसी पाथवे से जो है वो वापस हमें देखने को मिलेगी। ठीक है जी। अब एक और सवाल यहाँ पे ये बनता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को लेके। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए, जबकि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूज करते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन को फॉर द रेस्पिरेशन। अब सवाल ये यहाँ पे कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं व्हाई दे ब्रीथ फास्टर, वाई दे ब्रीथ फास्टर। सवाल यहां पर बनता है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्यों वो फास्टर ब्रीथ करते हैं। भाई अभी आप पढ़ रहे हो ना कि इनको जो ऑक्सीजन मिलती है वो कैसी फॉर्म में मिलती है, डिजोल्व फॉर्म में, तो इनको वहां से ऑक्सीजन को निकालना पड़ता है, तो वहां इनको डिजोल्व फॉर्म में मिल रही है, लेकिन हमें कैसी मिल रही है, हमें जो मिल रही है हमें तो इस एटमॉस्फेयर से मिल रही है, तो हमें ज्यादा चैलेंज फेस नहीं करना पड़ता ऑक्सीजन को लेने के लिए, राइट। लेकिन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको डिजोल्व फॉर्म में मिलते हैं, इसलिए उनको ब्रीथ फास्टर करना पड़ता है ताकि उनके ऑक्सीजन के नंबर जो है वो बॉडी में बराबर पहुंचते रहे। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। तो ये 1 नंबर का सवाल आता है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है कि वाई एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ब्रीथ फास्टर। तो रीजन क्या है उसका, क्योंकि उनको ऑक्सीजन जो है वो किस में मिलती है, डिजोल्व फॉर्म में मिलती है, तो इसलिए उनको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो इसलिए वो डिजोल्व में लेते हैं। फिर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जानते हैं हम रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर भी होता है, बिल्कुल होता है, यस होता है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स सिंपलर देन द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, बहुत ज्यादा, क्योंकि प्लांट्स के अंदर हम देखते हैं ज्यादा टिश्यूज जो है हमें कैसे मिलते हैं, डेड टिश्यूज मिलते हैं, और प्लांट जो है वो ज्यादा मूव भी नहीं करते जिस तरह से हम लोग करते हैं, तो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी प्लांट्स की बॉडी के अंदर नहीं होती। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी प्लांट्स की बॉडी के अंदर नहीं होती। रेस्पिरेशन होता है, बिल्कुल होता है प्लांट्स में। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज सिंपलर देन रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है स्टोमेटा इन लीव्स में, नंबर 1 बात, बहुत ज्यादा डिटेल्स हम इसके अंदर नहीं पढ़ते रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को लेके। तो स्टोमेटा के थ्रू होगा लीव्स में जो प्रेजेंट होते हैं, पोर्स, सिंपल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो गैसेस एक्सचेंज में अपना रोल प्ले करते हैं। दूसरा लेंटिसेल्स, सवाल ये लेंटिसेल्स क्या होते हैं, तो लेंटिसेल्स कहां देखने को मिलेंगे, हमें स्टेम्स में देखने को मिलेंगे। और एक बात और फॉर योर जानकारी कि जो भी प्लांट का पार्ट होता है ना, अब आप उसके अंदर 2 सिस्टम पढ़ते हो ना, अबव द ग्राउंड एंड बिलो द ग्राउंड। अबव द ग्राउंड इज द शूट सिस्टम, अबव द ग्राउंड इज द शूट सिस्टम एंड द बिलो द ग्राउंड इज द रूट सिस्टम। प्लांट का पार्ट, ध्यान रखिएगा, प्लांट का हर एक पार्ट अपनी नीड के अकॉर्डिंग, प्लांट का पार्ट अपनी नीड के अकॉर्डिंग रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सो लेंटिसेल्स का प्रेजेंट होते हैं स्टेम्स के ऊपर, ये छोटे छोटे इसके ऊपर पॉड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये पॉड्स जो हैं गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। तो लेंटिसेल्स साधारण शब्दों में कहां प्रेजेंट है, स्टेम के ऊपर प्रेजेंट है। लेंटिसेल्स कहां प्रेजेंट है, स्टेम पे प्रेजेंट हैं, जो कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में अपना रोल प्ले करते हैं। कुछ अमाउंट में रूट्स की जनरल सरफेस से भी जो है, अब यहां मान लीजिए रूट्स है, तो यहां पे रूट्स प्रेजेंट हैं, तो इसकी सरफेस से भी कुछ अमाउंट में गैसियस एक्सचेंज जो है वो होता है। ठीक है, तो 3 पार्ट आपको याद रखने हैं, बहुत ज्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन इसके ऊपर आता भी नहीं, और यहां पे है भी नहीं, आप हायर क्लासेस में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को पढ़ते हैं डिटेल्ड। तो यहां 3 चीजें याद रखनी है, लेंटिसेल्स इन स्टेम, जनरल सरफेस ऑफ द रूट एंड स्टोमेटा ऑफ द लीफ। ठीक है जी, चलें आगे। तो नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं किसकी, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा कौन सा आता है, वो आता है ट्रांसपोर्टेशन को लेके। क्या होता है लर्नर्स ट्रांसपोर्टेशन का मतलब, ट्रांसपोर्टेशन क्या कहता है हमें। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन सिंपल वर्ड्स में आप जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्या होता है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस आपको पहुंचना है। ठीक है, आपका पहुंचना है, तो आपने बोला कि हमने ट्रांसपोर्टेशन कर दिया। Human beings like other multicellular organism need regular supply of food and oxygen। 2 चीजें चाहिए हमें जो कॉन्टिन्यूसली चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमारी सेल्स को एक तो फूड चाहिए, नीड रेगुलर सप्लाई, और दूसरा चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अभी आपने देखा किस तरह से पहुंच रही है और अपना क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन एंड ऑल, सारा आपने अभी समझा। तो ये फंक्शन परफॉर्म होता है कैसे, बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम, बॉडी के अंदर पहुंचाने का काम जो करता है, हर एक सेल तक पहुंचाने का काम जो कर रहा है वो कर रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम।
अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ह्यूमन बींग्स में वो कंसिस्ट होता है 3 पार्ट से, जिसमें आप एक पार्ट की बात करते हैं हार्ट की, दूसरा होता है आर्टरीज और वेन, और तीसरा होता है ब्लड एंड लिम्फ, राइट। सो क्या होता है हार्ट, हमें यहाँ बहुत ज्यादा जो स्टडी करनी है, हमें थोड़ा सा जो समझना है वो समझना है हार्ट को बेसिकली, और आर्टरीज और वेन्स के बारे में। तो हार्ट क्या कहता है, हमारा जो हार्ट होता है एक पंपिंग ऑर्गन होता है। तो इसकी लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो लोकेशन कहां होती है, ये सेंट्रली लोकेटेड होता है, दैट इज एक साइज की अगर मैं बात करूं हार्ट के, तो हार्ट का साइज एक क्लेंच फिस्ट के बराबर होता है, ठीक है। हार्ट का साइज एक क्लेंच फिस्ट के लाइक माना जाता है उसके बराबर। और इसकी जो लोकेशन होती है दे आर सेंट्रली लोकेटेड होता है, लेकिन स्लाइटली टिल्टेड होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो कहां पे हो गया, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेकिन लोकेशन लेफ्ट नहीं है। हमें ये गलती नहीं करनी समझने में कि एग्जैक्ट लोकेशन इसकी कहां है। तो इसकी लोकेशन कहां है, सेंट्रली है। दूसरा कैसा होता है, स्लाइटली टिल्टेड होता है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। कहां होता है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट, तो लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है। बाकी दूसरा मैं कहूं इसमें क्या होता है, सेंट्रली, हम कहते हैं इसको सेंट्रली लोकेटेड होता है। और इसको कवर करने वाली ये जो बोन होती है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं कि स्टर्नम। यहाँ एक बोन, लॉन्ग बोन होती है, तो वो उसको प्रोटेक्ट करने का अपना रोल प्ले करती है। बेसिकली है क्या, ये एक पंपिंग ऑर्गन है। तो हार्ट का साधारण शब्दों में क्या काम है कि ब्लड को पंप करना, और पंप करके बॉडी के सारे पार्ट्स में उसको भेजना। आगे चलते हैं। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हार्ट के बारे में कि किस तरह से हार्ट अपना रोल प्ले करता है, उसके बाद आर्टरीज और वेन्स को लेते हैं, फिर हम लोग इस चार्ट के थ्रू समझेंगे उस प्रोसेस को। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको यहाँ पे ब्लड वेसल्स के बारे में। देखिए 2 ब्लड वेसल्स आप पढ़ेंगे यहाँ पे, एक पढ़ते हैं आर्टरीज और दूसरी पढ़ते हैं वेन्स। आर्टरीज क्या कैरी करती हैं, आर्टरीज कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहां से, फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी पार्ट। यहां एक एक्सेप्शनल केस है, आपको उस एक्सेप्शनल केस को माइंड में रखना है, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। उसी तरह से यहां पे एक एक्सेप्शनल केस आता है जिसको आप बोलते हैं क्या, पल्मोनरी वेन। जानते हैं बहुत बेहतर तरीके से कि आर्टरीज अपना रोल प्ले करती है, कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहां से, ब्लड फ्रॉम द हार्ट, एंड वेन्स कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट। वो बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ लेके जा रही है, और ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, हार्ट से बॉडी पार्ट्स के दैट्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स। और ये क्या कैरी कर रही है, ये बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ लेके जा रही है। दो लोकेशन हो गई। इनको हम इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स का नाम भी देते हैं, दूसरी तरफ इसलिए ये कलेक्ट करके हार्ट की तरफ ला रही है, इसलिए इनको कलेक्टिंग वेसल्स का नाम देते हैं। ये थिक होती हैं, इलास्टिक होती हैं, ये थिन होती हैं, इलास्टिक होती हैं, दोनों में इलास्टिसिटी है, लेकिन यहां पर कैसी होती हैं, लेस इलास्टिक होती हैं आर्टरीज के कंपैरिजन में। डीप सीटेड होती हैं, और ये सुपरफिशियल होती हैं एज कंपेयर टू वेन्स। सुपरफिशियल होती हैं, आसानी से दिख जाती हैं, सुपरफिशियल होती हैं, ऊपरी सतह पे होती हैं, आसानी से दिख जाती हैं आर्टरीज और वेन्स। ये समझाने का पहले मोटो क्या, आपको एक्सेप्शनल केस याद रखना है, किसको समझने के लिए, इसको समझने के लिए। अब देखिए होता क्या है, आप पढ़ते हैं आपकी बॉडी में कि हार्ट किस तरह से ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है, कैसे हार्ट कैसे सप्लाई करता है पूरी बॉडी में ब्लड को, तो देखते हैं। जैसे लंग्स, अभी आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने क्या देखा, लंग्स ने क्या किया, लंग्स ने अपना रोल प्ले किया। तो लंग्स ने क्या किया यहाँ पे, लंग्स से जैसे ही ऑक्सीजन मिली हमें बॉडी को अंदर पहुंची, तो पल्मोनरी वेन ने क्या किया, यहां आप हार्ट के अंदर पढ़ते हैं कि हार्ट में हमारे 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि यहां हम क्या देखते हैं, हार्ट में हमारे 4 चैम्बर होते हैं। टू अपर चैम्बर इज कॉल्ड द आर्टरियम एंड टू लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल। बीच में एक सेपरेशन होता है जिसको हम लोग सेप्टम का नाम देते हैं, जो इसको सेपरेट करने में अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, ये तो आप सभी जानते हैं। अब क्या हुआ, लेफ्ट में जैसे पल्मोनरी वेन के थ्रू, देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन पढ़ा था अभी आपने, पल्मोनरी वेन, वेन क्या करती है, वेन कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, वेन जो कैरी कर रही है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये एक्सेप्शनल केस होता है, दिस इज एक्सेप्शनल केस। ठीक है, दिस इज एक्सेप्शनल केस। तो जैसे किया इन्होंने, तो कहां गया, लेफ्ट के अपर आर्टरियम में। अब अपर आर्टरियम से क्या हुआ, रास्ता बनाया, रास्ता बनाते जैसे ही यहां पे हमें देखने को मिला मसल्स में, तो लेफ्ट आर्टरियम ने क्या किया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स की तरफ मूव किया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां किया, वो मेन आर्टरी के थ्रू, जिसका नाम कई बार पूछ लिया जाता है, कौन सी होती है, आओटा। कौन सी होती है ये, आओटा। तो आओटा क्या कर रही है, इसको
सेपरेट कराने में सॉरी आउटा क्या करती है, आउटा के थ्रू हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी ऑर्गन्स की तरफ मूव करता है। अब बॉडी ऑर्गन्स क्या करते हैं, यहाँ पे बॉडी ऑर्गन्स इसको कंज्यूम करते हैं, बॉडी ऑर्गन्स क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं O2 को एंड रिलीज करते हैं, किसे रिलीज करते हैं, CO2 को रिलीज कर देते हैं बाहर। ये काम होता है किसका, हमारे बॉडी ऑर्गन्स का काम होता है। ठीक है जी, बहुत सिंपल स्टेप, 1 2 3। यहां पे वॉल्व्स दिख रही होंगी आपको, ये V लिखा हुआ दिख रहा होगा, इनको हम बोलते हैं वॉल्व्स। क्या बोलते हैं इन्हें, वॉल्व्स। वॉल्व्स का काम ये होता है, ये प्रिवेंट करती हैं बैकफ्लो ऑफ द ब्लड को, दैट प्रिवेंट्स बैकफ्लो द ब्लड, मतलब ब्लड जो है वो वापसी ना जाए। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भाई इस डायरेक्शन में तो हमें यूनिडायरेक्शनल दिख रहा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो है ना। तो यहां गया, बॉडी ऑर्गन्स क्या कह रहे हैं, बॉडी ऑर्गन्स कह रहे हैं अच्छा ऑक्सीजन देके जा, अब आया तो कुछ लेके जा, लेके क्या जा, CO2 लेके जा। जैसे CO2 गई, यहां से CO2 पहुंची अपर चैम्बर, जिसको हमने बोला क्या, राइट आर्टरियम में। कैसे पहुंची, मेन वेन के थ्रू, जिसको हमने बोला क्या, वेन, मेन वेन बोलते हैं इसको, बोलते हैं वेना कावा। क्या बोलते हैं इसको, वेना कावा के थ्रू जो है ये ट्रांसफर होता है। ठीक है जी, अब यहां से ऊपर गया, ऊपर से फिर वही वॉल्व्स रास्ता बनाया नीचे पार्ट के लिए, जैसे ट्रांसफर किया यहां पे गया, कहां पे, ये राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, अगेन एक्सेप्शनल केस यहां पे, अगेन यहां पे एक्सेप्शनल केस आ गया, अगेन यहां पर एक्सेप्शनल केस आ गया। अब इसके थ्रू कहां जाएगा, लंग्स में, और लंग्स के थ्रू फिर वही जो CO2 है यहाँ पे इस ब्लड के अंदर मिलकर आई थी, वही जो हमने पाथवे पढ़ा था, उसी पाथवे के थ्रू जो CO2 है वो बॉडी से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ आई। तो ये जो पूरा सर्कुलेशन हुआ ये 2 बार होता है, इसलिए एक बार ऑक्सीजनेटेड दिखता है आपको, एक बार डीऑक्सीजनेटेड। दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। इसको क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। सवाल यहाँ पे ये बनता है कि वाई वी नीड अ डबल सर्कुलेशन, हमें डबल सर्कुलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, बिकॉज वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल एंड वी नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू परफॉर्म द वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज इन आवर डे टू डे लाइफ। साधारण शब्दों में कि हम एक वार्म ब्लडेड होते हैं और हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हमें, तो इसलिए हमें सेपरेशन चाहिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। ठीक है, सवाल कई बार पूछा गया है इस डबल सर्कुलेशन के ऊपर। तो आप इस फ्लो चार्ट के थ्रू, दैट इज अ फ्लो चार्ट, that is a flow chart for what, that is a flow chart for how the blood is transport in our body। ठीक है, कैसे O2 जो है वो पहुंचती है हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो द नेक्स्ट वन हियर वी हैव द डायग्राम, दैट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और डबल सर्कुलेशन को समझने के लिए हमने उस फ्लो चार्ट की हेल्प ली, राइट। तो इस तरह से ये सारी फंक्शनिंग जो है हमारी बॉडी में हमें देखने को मिलती है। देखिए, पल्मोनरी वेन की बात करी अभी हमने, आउटा की बात करी अभी हमने, ठीक है जी, और इस तरह से हमने इसमें देखा। ठीक है, जो वॉल्व्स की बात करी, वॉल्व्स लाइक बाइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। सो डायग्राम में शो करा, ब्लड ट्रेवल ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। एक कंप्लीट साइकिल होती है, जब वो अभी हमने जो फ्लो चार्ट पढ़ा उसके थ्रू एक कंप्लीट साइकिल बनाता है, इसको बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन। तो ये इंपॉर्टेंट यहां से डेफिनेशन आप लोग देखेंगे। दूसरा जो आता है यहाँ पे, वो बात करते हैं कि कितने टाइप से हमें ब्लड फ्लो होता हुआ दिखता है। तो भाई 2 टाइप होते हैं सिंपल, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा होता है सिस्टमैटिक। पल्मोनरी की बात जब होगी, पल्मोनरी वर्ड अगर आएगा तो ध्यान रखना, पल्मोनरी को रिलेट कर देना, जब भी वर्ड आएगा पल्मोनरी तो पल्मोनरी को रिलेट कर देना किससे, लंग्स से। लंग्स होता है, जैसे कार्डियक आप पढ़ते हैं, कार्डियक का मतलब हार्ट हो गया। गैस्ट्रो आप पढ़ते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हो गया। ठीक है, नेफ्रो आप पढ़ते हैं तो वो किडनीज या नेफ्रॉन से रिलेटेड हो गया। इसी तरह से पल्मो जो वर्ड है, पल्मोनरी, वो लंग्स से रिलेट करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड कैसे मूव करेगा, देखिए हार्ट से हार्ट में तो पहुंचेगा ही, लेकिन बीच में पल्मोनरी आया तो यानी कि पहले लंग्स में। तो कैसे जाएगा, ब्लड मूव फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड बैक टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स एंड बैक टू हार्ट। वापिस कहां पे आ गया, फिर वो उसके अंदर आ गया। दूसरा होता है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक में क्या होगा, फिर दोबारा से हार्ट टू हार्ट तो पहुंचता ही है, हार्ट से वापस हार्ट में तो पहुंचता ही है, लेकिन बीच में क्या मिले उसको, बॉडी ऑर्गन्स मिले। क्या मिले बीच में, बॉडी ऑर्गन्स मिले। तो यहां बॉडी ऑर्गन्स ने अपना रोल प्ले किया। तो कैसे, ब्लड मूव फ्रॉम हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड द बैक टू द हार्ट। 2 चीजें सिंपल ध्यान रखनी है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड कनेक्टिव का मतलब कनेक्ट करने वाला, जैसे कनेक्टिव टिश्यू आप बोन्स के बारे में बात करते हैं, उसी तरह से ब्लड भी एक तरह का आपका कनेक्टिव
टिश्यू होता है, राइट, जो कनेक्ट करता है पूरे हेड टू टो आपको। सो अब देखिए इसमें दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको हम एक ग्रैनुलर कंपोनेंट या फिर सॉलिड कंपोनेंट्स का नाम देते हैं, ग्रैनुलर कंपोनेंट या फिर सॉलिड कंपोनेंट। दूसरा यहाँ पे लिक्विड कंपोनेंट आते हैं। देखिए इसमें ब्लड कॉर्पस्कल यानी कि आपकी ब्लड सेल्स आती हैं सारी, तो तीन टाइप से बढ़ते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा आपका जो है अदर कंटेंट है, जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है उसके में भी हम अभी बात करते हैं। आरबीसी जानते हैं कैरी करती है ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन अभी पढ़ा हमने, एकदम क्लियर है। हीमोग्लोबिन बाइंड करके रैपिडली पहुंचाने में हेल्प करती है आरबीसी। ये हेल्प करती है डब्ल्यूबीसी आपकी जो आती है, डब्ल्यूबीसी हेल्प करती है डिफेंस मैकेनिज्म में, प्रोवाइड करती है बाय द डिफेंस से। डिफेंस मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करती है आपको डब्ल्यूबीसी। कोई भी फॉरेन मटेरियल आपकी बॉडी में पैथोजन एंटर करता है, पैथोजन मतलब डिजीज कॉजिंग एजेंट, कोई बैक्टीरिया वायरस एंटर करता है तो उसके साथ सबसे पहले फाइट करती है डब्ल्यूबीसी, सिंपल। ब्लड प्लेटलेट्स क्या करती हैं, जब आपकी बॉडी में कहीं लीकेज होती है तो लीकेज से बचाने में अपना रोल प्ले करती है, उस लीकेज को स्टॉप करने में, उसको रोकने में रोल प्ले करती हैं प्लेटलेट्स। देखिए आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे बहुत फास्ट चल रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे वन शॉट की बात करें तो बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं जाऊंगा। अगर आपको डिटेल देखना है तो हमने इसके ऊपर पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर, सभी के ऊपर जो है लाइव सेशंस रिकॉर्डेड हैं हमारे, तो आप जाके उनको देखें और उनको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। फिर आती है बात प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या है, एक येलो कलर फ्लूइड होता है। येलो कलर क्यों, अब यहाँ पे हमें वो सेल्स नहीं देखने को मिल रही, तो अलग तरीके का फ्लूइड है, अलग कलर है इसका। इसके अंदर है क्या, 90% वाटर, 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में जिसमें हम बात करते हैं लाइक प्रोटीन हो गए, एल्बुमिन, ग्लोबिन एक्सेट्रा। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मिनरल्स, आयंस, ठीक है। इतना ध्यान रखना, आप पढ़ते हैं इतनी छोटी क्लास में पढ़ते आए हैं। उसके बाद क्या ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में होता है, बिल्कुल होता है। किस तरह से होता है, तो यहां रोल प्ले करते हैं वास्कुलर टिश्यूज। इसके जो मेन रोल प्ले करते हैं यहाँ पे वो कौन से, इसके वास्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। अब आप जानते हैं कि प्लांट्स में भाई जो प्रोसेसिंग होती है, कौन सी प्रोसेसिंग आप उसको बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया। हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, बिल्कुल होता है प्लांट्स के अंदर। तो हम इसमें देखते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हमें ग्रीन प्लांट्स में देखने को मिल रही है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। तो यहाँ वास्कुलर टिश्यू जो है अपना इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने में अपना रोल प्ले करते हैं। जो टिश्यूज हैं यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम। देयर आर टू मेन कंडक्टिंग पाथवेज जो रास्ता जो है जिसके थ्रू ये पूरी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है, इसको हम पाथवे बोल रहे हैं। तो पाथवे एक तरीके का रास्ता हो गया। अब मान लीजिए कि ये आपका पेड़ हो गया एक, अब पेड़ में ऊपर वही शूट सिस्टम, एक रूट सिस्टम। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो हुई वो यहां पर हुई, यानी कि जो फूड बना वो यहां बना, और प्लांट के हर एक पार्ट तक फूड पहुंचाना है। दूसरी बात है कि यहां रूट सिस्टम प्रेजेंट है। रूट सिस्टम में आपने क्या किया, आपने रूट सिस्टम में पानी डाला, आपने इसको पानी दिया। पानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एज अ रॉ मटेरियल अपना रोल प्ले करेगा, राइट। तो यहां से पानी ऊपर तक पहुंचाना है ना। उसके अलावा कई अदर सब्सटेंसेस ऐसे बनते हैं जो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। तो वो कैसे होता है उसको मैकेनिज्म के थ्रू अभी हम इसमें देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम का छोटा सा काम देख लें। तो ये कैरी करता है वाटर और मिनरल्स को फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यही बात। ये कैरी करता है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फूड, राइट, फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होती, नो एनर्जी यूज्ड। यहां एनर्जी यूज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। प्रोसेस बड़ी है तो इसलिए एनर्जी को यूज किया जाता है, राइट, एनर्जी यूज होती है। यहां पे दो चीजें निकलती हैं, एक होता है ट्रांसपिरेशन और दूसरा होता है ट्रांसलोकेशन। दोनों वर्ड्स का मतलब समझाता हूं, बहुत ही साधारण और जल्दी से जल्दी, ठीक है। जो फूड यहां पे बना वो प्लांट्स के हर एक पार्ट तक चाहिए। तो यहां कई ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, लाइक जिनको हम सीव ट्यूब्स का नाम भी देते हैं। तो सीव ट्यूब्स हो गई, बाकी के जो कुछ अदर पार्ट्स होते हैं फ्लोएम में, वो इस फूड को यहां ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं प्लांट्स के सारे पार्ट तक। इसके अलावा कुछ अदर सब्सटेंसेस भी होते हैं, जैसे शुगर है, शुगर सिंथेसिस हुआ ऊपर लीव्स में हुआ। कई अलग सब्सटेंसेस भी ऐसे होते हैं, जैसे कई हार्मोन्स भी होते हैं, तो उनको भी ट्रांसपोर्ट करने में ये अपना रोल प्ले करते हैं। तो यानी फूड तो बना यहाँ पे, ये ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हुआ, और कई अदर सब्सटेंसेस भी होते हैं, जैसे उनको रूट से या ऊपर की तरफ जाना या स्टेम से ऊपर की तरफ मूव करना, तो वो फ्लोएम टिश्यू की हेल्प से होते हैं। तो फ्लोएम जो है फूड प्लस अदर सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट कराने में रोल प्ले करता है। तो ऊपर नीचे यहां जो फ्लोएम में हमें डायरेक्शन देखने को मिलती है, फ्लोएम में डायरेक्शन कैसी होती है, बाई डायरेक्शनल होती है। फ्लोएम में कैसी होती है, बाई डायरेक्शनल होती है, जो कि हमें किसमें देखने को मिलेगी, फ्लोएम टिश्यू में देखने को मिलेगी, ठीक है। जबकि जो जाइलम होता है
जाइलम में जो हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी वो कैसी देखने को मिलेगी? यूनिडायरेक्शनल। कैसी देखने को मिलेगी? यूनिडायरेक्शनल। अब कैसे देखने को मिलेगी यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट हमें जाइलम में? ये जो बना फूड, अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में मैंने कहा पानी की भी रिक्वायरमेंट है, तो लगभग वाटर जो है वो यहाँ पे 2 से 5% पानी यूज करेगा। 2 से 5% पानी जो है लगभग यूज करेगा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, बाकी का जो होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, निकल जाएगा। इसी प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन का नाम देते हैं। दैट इज अ प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। ठीक है जी। अब दूसरा क्या हुआ यहाँ पे? फूड या अदर सब्सटेंसेस जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, फूड या अदर सब्सटेंसेस जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ये ट्रांसलोकेट कर रहे हैं फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेट करना। तो फंक्शन देखिए इसमें, एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। जाइलम में क्या होता है? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस यहाँ पे हुई जाइलम के थ्रू, जाइलम टिश्यू की हेल्प से प्रोसेसिंग हुई है। तो अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिली वाटर और मिनरल्स की बाय क्रिएटिंग ट्रांसपिरेशन पुल। तो यहाँ जाइलम में सक्शन ट्यूब्स होती हैं। अब सोचिए ना कि चलिए छोटा प्लांट तो उसमें पानी पहुंच गया, लेकिन सोचिए कि अगर जो लॉन्ग प्लांट है, बहुत ज्यादा लंबा है, तो उनके अंदर जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हो रही है वो कैसे होगी? तो वो इसी पुल की वजह से हो पाती है। चलिए आगे चलते हैं। हेल्प करता है टेम्परेचर रेगुलेट करने में। पानी जो लॉस हुआ उसने अपना क्या रोल प्ले किया? इंपॉर्टेंट छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। टेम्परेचर को रेगुलेट करने में अपना रोल प्ले करता है। इसी तरह से ट्रांसलोकेशन यानी सब्सटेंसेस का एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाना, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा जो यहाँ पे सिस्टम है इसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। दोबारा मैंने बताया कि जब भी हम किसी सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो हमें उसके पार्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 4 पार्ट्स: किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। किडनीज, लोकेशन, लास्ट थोराइसिस, थर्ड लंबर वर्टिब्रा। जाके देखना, लाइव सेशन नहीं देखा तो इसके ऊपर जो डिटेल्ड स्टडी की है हमने, डिटेल बताया है। तो लास्ट थोराइसिस, थर्ड लंबर वर्टिब्रा, यहां इसकी लोकेशन होती है। इसके नीचे किडनीज की पेयर में प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको किडनीज बोलते हैं। पेयर में प्रेजेंट होती है, इसको आईज बोलते हैं। ठीक है, पेयर्स में है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, बिल्कुल ठीक बात। यूरेटर्स, पाइप दिख रहे हैं ये, दीज पाइप्स आर कॉल्ड द यूरेटर्स। ये पाइप दिख रहा है, यूरेटर। क्या है ये? एक तरह की डक्ट है ये। क्या है ये? डक्ट है ये। ठीक है जी। विच ड्रेन आउट द यूरिन फ्रॉम द किडनी। ये जो यहाँ यूरिन बना, यहाँ अंदर यूरिन किसने बनाया उसकी बात करेंगे अभी। तो यूरिन जो बना उसको लेकर आए पाइप। यूरिनरी ब्लैडर स्टोर करके रखता है इसको। साधारण शब्दों में यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है? स्टोर करके रखता है यूरिन जो बना। और यूरेथ्रा, यूरेथ्रा क्या करता है? ये जो यूरिन बना इसको पास करने में हेल्प करता है। तो यहाँ जो स्टोर हुआ वो उससे पास होके बॉडी से बाहर, ठीक है, इससे पास होके बॉडी से बाहर। 4 पार्ट हो गए इंपॉर्टेंट। दूसरा यहाँ पे देखते हैं एक्सक्रीशन का अब मतलब क्या होता है। ये तो बात रही एक्सक्रीटरी सिस्टम की। 4 पार्ट है, किडनीज, यूरेटर और ब्लैडर, और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद यूरेथ्रा। इंपॉर्टेंट पार्ट। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? बहुत साधारण शब्दों में अगर बताऊं तो ये जो जितनी भी जो डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे हमने वो डिटेल्ड बात की है वहां पे, तो आप जाके उसको देखें अच्छे से, आप जाके उसको देखें जिसमें मैंने पूरा मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस के बारे में बताया है आपको। ठीक है, उस वीडियो को जाके देखें, उस पार्ट को जाके देखें एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर कि यूरिन कैसे बनता है, उसमें भी मैंने डिटेल में ये चीजें सारी वहां पे बताई हैं। साधारण शब्दों में एक्सक्रीशन का मतलब क्या है? वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना। जो वेस्ट बना है बॉडी में, जितनी भी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हुई हैं, जो केमिकल रिएक्शन चल रही है, प्रोसेसिंग चल रही है, वहां से जो वेस्ट बना उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। राइट, उसको एक्सक्रीट करना होता है, बॉडी से बाहर रिमूव करना होता है। ठीक है जी। चलिए, तो वो होता है एक्सक्रीटरी मटेरियल। अब मटेरियल जो एक्सक्रीट करते हैं वो क्या क्या? नाइट्रोजनस वेस्ट हो गए, एक्सेस वाटर से हमें स्वेट और यूरिन बनता है, गैसेज होती हैं, जैसे अभी हमने CO2 की बात करी थी। राइट, सॉल्ट्स हो गए, कई यूरिया, यूरिक एसिड एंड और यूरिन की फॉर्म में तो हम खैर बाहर करते ही हैं उसको बॉडी से, ह्यूमंस जो होते हैं, राइट, जो अदर एनिमल्स होते हैं, कुछ मैमल्स भी, वो भी। अब देखिए CO2 जो बॉडी के जो मेजर वेस्ट होते हैं, बॉडी के हमारी जो 2 मेजर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो बॉडी के जो मेजर 2 वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, एक होता है यूरिन जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, दूसरा जो हम बात करते हैं वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसके बारे में अभी हमने पीछे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ा। अब देखते हैं कि हमारा जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, देखिए ये तो हो गई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात, बाकी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रिमूव करते हैं प्रोसेस बाय द सिंपल डिफ्यूजन। 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या कर रहा है? ये हेल्प करता है, इट मेंटेन्स वाटर इक्विलिब्रियम
पीएच इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। जितने भी जो मिनरल्स, आयंस की या फिर जो कंसेंट्रेशन है, मतलब बेसिकली हार्मफुल सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर कर रहा है और इसेंशियल सब्सटेंसेस को बॉडी के अंदर रख रहा है। ठीक है, हार्मफुल सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर कर रहा है और जो इसेंशियल सब्सटेंसेस है उनको बॉडी के अंदर कर रहा है। यही काम करता है ये जो सिस्टम है आपका, ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यानी कि किडनीज के पास ब्लड आता है। साधारण शब्दों में बताऊं तो किडनीज के पास ब्लड आता है और ये ब्लड को फिल्टर करती हैं। अब ब्लड के अंदर आपकी सारी चीजें इसेंशियल और नॉन इसेंशियल को बॉडी में वापस भेजती हैं, जैसे कार्ब्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हो गए, कुछ अमाउंट में वाटर हो गया, बॉडी के अंदर वापस जाता है। और दूसरा जो नॉन इसेंशियल सब्सटेंसेस हैं, जो टॉक्सिक आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से बने हैं, जो टॉक्सिक आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से बने हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालने में ये अपना रोल प्ले करती हैं। कैसे करती हैं उसको हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे। तो हेल्प करता है एक्सक्रीट आउट वेस्ट प्रोडक्ट, यूरिया डिसॉल्व फ्रॉम द बॉडी, ब्लड, एक्सक्रीट द पॉइजनस सब्सटेंसेस, टॉक्सिक ड्रग्स, टॉक्सिन एक्सेट्रा बॉडी से बाहर बनाता है। ब्लड प्रेशर रेगुलेट कंट्रोल करने में हेल्प करता है, रेगुलेट करने में हेल्प करता है, इस तरह से। अब फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, सवाल यहाँ पे ये आता है यूरिन कैसे बनता है, राइट? इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो यूरिन के फॉर्मेशन में किडनीज के एक फंक्शनल यूनिट होती है जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन का डायग्राम है, हम इसके थ्रू समझेंगे कि कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल ये कि नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ठीक है, किडनीज की जो है फंक्शनल यूनिट होते हैं एंड ईच किडनी कंटेन्स मेनी फिल्ट्रेशन यूनिट। लाखों में ये नेफ्रॉन्स जो है प्रेजेंट होते हैं, बहुत छोटे से माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है ये, राइट? नेफ्रॉन्स किससे बनते हैं? नेफ्रॉन्स को बनाने वाले पार्ट्स होते हैं लाइक ग्लोमेरुलस। नेफ्रॉन को बनाने वाले पार्ट होते हैं बॉमन्स कैप्सूल, राइट? उसके अलावा हम यहां इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो यहां आपको दिख रहा है ये, तो ये एक दैट इज अ बंच ऑफ कैपिलरीज या फिर द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, दिस इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलाई और द ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलाई या ग्लोमेरुलस जो है ये क्या करती है? ब्लड को फिल्टर करती हैं। अब ये ब्लड जो है ये सारा कहां जाता है? ये जाता है नीचे बॉमन्स कैप्सूल के अंदर। कहां जाता है ये? बॉमन्स कैप्सूल के अंदर। तो यहां से इस कप शेप लाइक स्ट्रक्चर में गया जिसको हमने बॉमन्स कैप्सूल बोला। अब यहां से ये क्या हुआ? ये सारा नीचे फिल्टर होके आ गया, जितना भी जो एसेंशियल था वो सारा नीचे जो है वो फिल्टर होके आ गया। सवाल ये कि क्या क्या आया? यहां पे सब कुछ था और यहां तक ब्लड कैसे आया? पहले ये बात, यहां पे एक हम पढ़ते हैं रिनल आर्टरी। रिनल का मतलब होता है किडनीज। रिनल का मतलब क्या होता है? किडनी, राइट? रिनल का। और आर्टरी, आर्टरी वो जो लेके आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो यहाँ पे पूरा ब्लड जो है रिनल आर्टरी जो है किडनी के अंदर लेके आई। आप देखेंगे आपके वहां पे उस डायग्राम में रिनल वर्ड लिखा हुआ होगा, तो उसके आगे लिख लो कि रिनल का मतलब होता है किडनी। तो रिनल आर्टरी तो अभी आपने पढ़ाई। तो आर्टरी क्या करती है यहाँ पे? जैसे कि ये रिनल आर्टरी ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनी। तो ये क्या कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी के पास लेके आ रही है विद द नाइट्रोजिनस वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड मैनी अदर सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर बहुत सारे अदर भी जो सब्सटेंसेस हैं वो प्रेजेंट है। सब चीजें यहाँ पर जो है उसने फिल्टर कर दी, सारी चीजें, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई है तो सारी चीजें फिल्टर करने के लिए यहाँ पे ले आई। ये सिंपली क्या कर रहा है? छन्नी का काम कर रहा है। तो छन्नी में जो इसेंशियल सब्सटेंसेस होंगे वो तो नीचे छन जाएंगे, है ना, और जो नॉन इसेंशियल होंगे वो क्या होंगे? तो वापस जो है वो उसी के ऊपर रह जाएंगे। यही कुछ काम करता है ये। तो यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे इसके थ्रू, इस बॉमन कैप्सूल के थ्रू जितने भी जो नॉन इसेंशियल सब्सटेंसेस होंगे सारे नीचे आ जाएंगे, लाइक यूरिया और आपका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, सॉल्ट, सारे जो है फिल्टर हो जाएंगे और वो फिल्टर होके यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। यहाँ इस ट्यूबुलर पार्ट के अंदर आ जाएंगे। यहाँ ट्यूबुलर पार्ट में क्या होगा? यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि सेलेक्ट करना। अब ये सेलेक्ट करेंगे कि जितने भी जो, वही मैंने जो बात बताई, इसेंशियल सब्सटेंसेस को और नॉन इसेंशियल को वापस भेजने का काम करेंगे। ठीक है, सो इसेंशियल सब्सटेंसेस जो होंगे वो तो रिनल वेन के थ्रू बॉडी के अंदर चले जाएंगे वापस, ठीक है, क्योंकि वो ब्रिंक करती है, लेके जाएगा वो उसको। तो इसेंशियल सब्सटेंसेस क्या होंगे? सारे जो है यहाँ पे निकल जाएंगे। देखिए, सो ब्लड गेट फिल्टर थ्रू द ग्लोमेरुलस, हो गया, फिल्ट्रेट एंटर टू द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। आ गए ट्यूबुलर पार्ट में। आगे हम क्या देखते हैं कि फिल्ट्रेट मूव डाउन टू द ट्यूबुलर पार्ट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स, एक्सेस ऑफ वाटर गेट सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड। क्या पॉइंट आया यहाँ पे? गेट सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब। तो सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होगा बाय द ब्लड वेसल्स सराउंडिंग द ट्यूब्यूल। तो ट्यूब्यूल्स के सराउंडिंग जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं वो ब्लड वेसल्स क्या करेंगी? इसको सेलेक्ट करने का काम करेंगी।
द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड्स अपॉन, कितना वाटर रीअब्सॉर्ब करना है वो किसके ऊपर डिपेंड है कि हाउ मच एक्सेस ऑफ वाटर इज देयर इन द बॉडी, कि कितना बॉडी के अंदर पानी बचा है, इसके ऊपर भी ये प्रक्रिया जो है वो डिपेंड करती है कि कितना पानी हमें रीअब्सॉर्ब करना है। एंड हाउ मच नाइट्रोजन वेस्ट नीड टू बी एक्सक्रीटेड आउट, और कितने ऐसे नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जिनको हमें बॉडी से अभी बाहर करना है, उन चीजों को देखते हुए। ठीक है, सो द फ्लूइड नाउ फ्लोइंग इन द ट्यूबुलर पार्ट इज द यूरिन विच गेट्स कलेक्टेड टू द कलेक्टिंग डक्ट। अब देखिए ये प्रोसेस तो आपको समझ आई ना, ये प्रोसेस आपको समझ आई कि यहाँ पे सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन हुआ, यहाँ पे जितने भी जो एसेंशियल सब्सटेंसेस थे वो ले लिए गए और नॉन एसेंशियल बॉडी में रीनल वेन के थ्रू वापस भेज दिए गए। यहाँ आती है कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है, ये कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट कर लेती है इस नॉन एसेंशियल सब्सटेंसेस को। तो कलेक्टिंग डक्ट ने कलेक्ट कर लिया, सारे नॉन एसेंशियल यहाँ पे पहुंच गए, और एसेंशियल जितने भी जो एसेंशियल थे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इंपॉर्टेंट सॉल्ट, कुछ अमाउंट में वाटर, जितना डिपेंड करता है कितना चाहिए, वो सारे बॉडी में वापस चले गए। तो ये किसके थ्रू हुआ, और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, वो कलेक्टिंग डक्ट ओपन होगी इसके साथ, और यहाँ से वो जो सारे वेस्ट होंगे वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, देन यूरिन जो है वो बॉडी से बाहर। कुछ इस तरह से ये प्रक्रिया जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो बेसिकली नेफ्रॉन ने करा क्या, नेफ्रॉन ने क्या किया यहाँ पे, तो और छोटी सी जानकारी इसमें ले सकते हैं। तो कलेक्टिंग डक्ट टुगेदर लीव किडनी अ कॉमन पॉइंट बाय द फॉर्मिंग यूरेटर, कनेक्ट हो गई यूरेटर के साथ, वही जो मैंने अभी आपको बताया, राइट। और उसके बाद जो आपका जो ब्लैडर है वो अंदर नर्वस कंट्रोल होता है, तो जैसे ही उसको मस्कुलर स्ट्रक्चर, नर्वस कंट्रोल जैसे ही पता लगा, मैसेज ब्रेन तक गया, एंड देन आपको पता लगता है फॉर द यूरिनेशन कॉल, फॉर द यूरिन कॉल, एंड देन उसको हम बॉडी से रिमूव करते हैं। तो एवरेजली इतना देखा जाता है कि 180 लीटर ऑफ द फिल्ट्रेट इज फ्रॉम डेली आउट, ओनली 2 लीटर इज एक्सक्रीटेड आउट एज ए यूरिन। तो लगभग एवरेजली इतना जो है वो हम उसको बॉडी से बाहर करते हैं। आपको डिटेल समझना है तो डिटेल जाके आप उसके देखें। दिस इज ऑल्सो रिकॉलिंग सेशन, आपको रिकॉल कराने वाला सेशन है ये एक तरह से पूरा का पूरा। तो नेफ्रॉन की फंक्शनिंग बच्चा लोग आप जानते हैं, नेफ्रॉन क्या करता है, एक्सक्रीशन ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट, समझे अभी हमने, टू मेंटेन द वाटर एंड आयनिक बैलेंस, जिसको हम ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं या फिर ऑस्मोटिक या ऑस्मिक रेगुलेशन का नाम देते हैं, राइट। तो मेंटेन करता है क्या, नेफ्रॉन के 2 फंक्शन आ गए। तो बेसिकली यहाँ पे 3 स्टेप्स के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। ये जो पूरी प्रोसेस हुई, ये क्वेश्चन 2020 में बच्चों 3 मार्क्स का पूछा गया था, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपको 3 स्टेप्स में बताना था कि किस तरह से नेफ्रॉन काम करता है और इसके स्ट्रक्चर किस तरह से अपना फंक्शन प्ले करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसमें क्या हुआ, नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड, ब्लड सारे कहाँ चले गए, नीचे बॉमन कैप्सूल में, यहाँ से हुआ। उसके बाद ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, जो आपने ट्यूब्स देखी, 2 टाइप की ट्यूब्स आप इसमें देखते हैं, एक देखते हैं आप पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, एक आप देखते हैं डीसीटी। वो जो नीचे लूप आया था ट्यूब्यूल पे, उसको बोलते हैं हम हैनले लूप या लूप ऑफ हैनले, ठीक है, इसको बोलते हैं हैनले लूप। ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, नाउ यूजफुल सब्सटेंसेस, जो मैंने बताया सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन यहाँ पे होगा, फिर होगा यहाँ पे सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन हुआ, सेलेक्टिव सब्सटेंसेस अंदर, नॉन एसेंशियल बाहर। सिक्रीशन हो गया, यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स सिक्रेटेड इनटू द ट्यूब्यूल which open into the collecting duct and then open into the ureter। तो 3 स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन और तीसरा सिक्रेशन, जिसमें आपका पूरी यूरिन का फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी मतलब हीमोडायलिसिस, ब्लड को आर्टिफिशियल वे में मशीन की हेल्प से फिल्टर करना उन लोगों के लिए जिनकी किडनी जो है वो फेलियर की तरफ जा रही होती है, जिनकी किडनीज जो है वो फेलियर की तरफ जा रही होती है, उनके लिए ये आर्टिफिशियल या फिर हीमोडायलिसिस की प्रक्रिया जो है वो अपना रोल प्ले करती है। सवाल ये कि क्या एक्सक्रीशन प्लांट्स के अंदर भी होता है, तो बिल्कुल यस होता है। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उनका एक स्टोमेटा के थ्रू बॉडी से बाहर आते हैं। ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में अभी हमने वाटर देखा, वो भी बाहर निकलता है, लॉस करते हैं, ठीक है जी। दूसरा अदर वेस्ट होते हैं लाइक रेजिन हो गया, गम्स हो गए, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम सेल्स में, जो इसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। एक्सेस वाटर मैंने बताया भी ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से, और कई अदर सब्सटेंसेस भी सॉइल के सराउंडिंग प्लांट जो है वो रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्लांट्स भी जो हैं वो अपना बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में अपना रोल प्ले करते हैं। आई होप कि आपको ये 1 शॉट में मैं पूरा लेक्चर कंप्लीट कराने में आपकी कुछ हेल्प कर पाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।